अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज कुछ बात करेंगे मामलात पर, मौशी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त जो जारी मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात गिलगित बिल्तिस्तान से आ रही हैं, जैसा कि आपको इल्म होगा यकीनन अगर आप हालात हाज़रा से बाखबर रहते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ और उसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू हुआ और फिर नताइज को पेश करने की भी दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो जैसे आप देखते थे माजी में पर्चे लहराए जाते थे, सबसे पहला नतीजा हमारी स्क्रीन पर, तो वो सिलसिला भी इसके साथ ही शुरू हो गया। बहरहाल जी, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं दूसरे नंबर पर, देख रहे हैं कि वो उनके नताइज जो है वो आ रहे हैं। 9 के करीब नशिस्त बताई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद जनाब आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पे 7 नशिस्तों के साथ। और इस तरह फिर जो सिलसिला चल रहा है इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 एक नशिस्तें हैं या मुस्लिम लीग नून की 1 नशिस्त है। तो इस तरह जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो नताइज अभी पूरी तरह नहीं आए, जो सरकारी नताइज आ रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिखा भी रहे हैं और इसके हवाले से आपको अपडेट भी करते रहेंगे। कोशिश यही है कि जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने लेकर आएँ, जो डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने लेकर आएँ और सही फिगर्स आपको दें, ये हमारी कोशिश है। रेस में नहीं है बिल्कुल भी जी, पहला नतीजा आए, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर आए, सही नतीजा आए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, इसकी वजाहत यहाँ पे ज़रूरी थी। इसके अलावा जी जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे आज ख़ास तौर पर, और आपके जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसको कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ, उसके ऊपर बात करें अपने मेहमानों से और उनका इस पे तबसरा भी लें, तज्जिया भी लें। तो सवालात को आज भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। फ़ीडबैक आपकी यकीनन मौसूल हो रही है, तमाम चीज़ें हम आज ज़रूर अपनी गुफ्तगू में रखेंगे जी। लेकिन सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पे खुशामदीद कहूँगा। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी इन सारे मामलात पर और साथ ही ये जो इलेक्शन के हवाले से इस पर भी उनसे ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले परवेज़ मद्रास वाला साहब हमारे मेहमान हैं मोअज़्ज़ज़, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं सरदार शौकत पोपलजई साहब, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम, इसके अलावा एनालिस्ट हैं और बड़ा खुल के तज्जिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, और जो सवाल मौसूल हुए थे गुज़िश्ता जो नशिस्त हैं वो आज उनके सामने रखेंगे, उनका जवाब भी लेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ साहब, सबसे पहले तो गिलगित बिल्तिस्तान से शुरू करते हैं इस वक्त, क्योंकि मामला गर्म है और वहाँ पर मौसम जो है वो सर्द है। पोलिंग भी हुई, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आई। एक पता चलता है कि आपके मुल्क में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पोलिंग के ज़रिए पता चलता है ना, एक वैसे आम उसमें तो नहीं पता चलता हालात पे, लेकिन लोगों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया, घरों से निकल के गए। बड़ी टफ़ वहाँ पे जो है वो वेदर कंडीशंस थी और वो स्नोफॉल भी शुरू हो गया। उसके बाद भी लोग, मैं देख रहा था जी, लाइनों में लग कर बड़े इंतज़ार के बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो कैसा आपने देखा इंतखाबी जो मार्क अब तक हुआ है, कैसा नज़र आया? बहुत शुक्रिया यासिर। देखें, ये जो जीबी के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर मैंने बड़ी पार्टिसिपेशन देखी लोगों की। जितने भी उन्होंने सियासी पार्टियों ने जो जलसे किए उनमें आप देखें कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, लोगों ने काफ़ी उसके अंदर हिस्सा लिया है, सबकी बातें सुनी उन्होंने, ठीक है ना, जो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका डिसीजन लेने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप इस पार्टी के लीडर की बात सुने, इस पार्टी के भी लीडर की बात सुने, और फिर वो डिसीजन अल्टीमेटली वो उसका होता है जिसका वो वोट होता है। अच्छा, मैंने वहाँ बहुत डिसिप्लिन देखा, तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन देखा। उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था कि किसी एक दीवार पे वॉल चॉकिंग नहीं हुई किसी सियासी पार्टी की। ये एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और ऐसा सारे मुल्क में होना चाहिए। और इससे पता चलता है कि उनके अंदर ये शऊर है, और सियासी शऊर भी है और सिविक सेंस भी है उन लोगों में। और आप देखें कि भाई वो जब इलेक्शन का टाइम आया, जो वोट देने का टाइम हो, तो काफ़ी पार्टिसिपेशन है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, एज यू सेड कि भाई उस कंडीशन में भी, जबकि आपकी बारिशें हो रही हैं और वेदर कंडीशन इतनी एडवर्स है, फिर भी लोग गए, फैमिलीज़ गई और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। उसी का ही आप अभी रिजल्ट देख रहे हैं कि आपने देखा कि नंबर्स जो आ रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है उसमें नंबर्स आ रहे हैं, वो लो नंबर्स नहीं हैं, अच्छे नंबर्स में आपको नज़र आ रहा है कि वो जो भी बंदा जीत रहा है ना, वो अच्छे नंबर्स लेके नंबर्स अच्छे। वरना तो होता है ना कि 1000, 1500, 2000, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छे नंबर्स में। और जितने भी हल्के आप देखें उसके अंदर एक अच्छी वोट बैंक जो है ना वो वहाँ है और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब जो भी सियासी पार्टी आती है जिसका पलड़ा भारी है,
वो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे और उसको फिर वहाँ परफॉर्म भी करना पड़ेगा जो वादे किए हैं। क्योंकि मैं अभी वापस रिपीट करता हूँ कि वहाँ के लोग जो है ना बड़े याद रखने वाले हैं। ऐसा ही इन्होंने जिस तरीके से उनको सुना है टीवी पे, आप देख रहे हैं जिन तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अब वो याद रखेंगे कि भाई हमने इसको वोट दिया, इसने डिलीवर किया कि नहीं किया। Exactly. अगर वो आपने डिलीवर नहीं किया, खासकर हमें कराची में तो चलो कुछ नहीं मिला आज तक, मगर उधर आपने अगर Yes, मिस deliver कर नहीं दिया, किया। एक दफ़ा डिलीवर नहीं किया, तो अगली दफ़ा फिर ये Replace कर उम्मीदें दिया आप लगाना छोड़ दें कि भाई आपको मिलेगा। तो मैं तो बिल्कुल इसको अच्छा कहता हूँ कि इट्स ए गुड साइन कि हमारे मुल्क में इस किस्म की पार्टिसिपेशन है और इस किस्म के शऊर रखने वाले हमारे मुल्क में वहाँ भी हैं। हमारे यहाँ पूरे मुल्क में हैं शऊर रखने वाले, मगर उस हिस्से के में अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो अपना राइट जो है उसको मनवाने के लिए वो अपनी मेहनत करते हैं और अपना वोट कास्ट करने जाते हैं। जो ज़ाहिरी बात है कि वो उनके लिए तो अच्छा होगा, मगर पूरे मुल्क के लिए अच्छा होगा। क्यों कि उनके वोट से, उनकी सीटों से आप समझेंगे कि भाई असेंबली और सेनेट दोनों पे फ़र्क पड़ेगा। और जो भी हुक्मरान पार्टी है उनके लिए बहुत अच्छा एक समझ ले कि एक टूल मिल जाएगा उनको, यू नो, टू प्ले अराउंड। तो मैं समझूंगा कि यार ये देखना चाहिए कि आखिर में इसका क्या रिजल्ट आता है, एंड आई एम वेरी कीन टू सी दैट। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि स्टेटस को मेंटेन ही हो गया, जो हुक्मरान जमात होती है वो कोई भी बाई इलेक्शन हो, कोई भी इंतखाबात हो, वो जीत ही जाती है। इस दफ़ा हम सोच रहे थे कुछ नताइज मुख्तलिफ होंगे और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके हवाले से तो बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पोजीशन जो है बड़ी वर्नेबल है, जो हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ। तो अभी जो नतीजा आया है सो फार, जो रिजल्ट्स आए, उससे क्या कंक्लूड कर पाएँ, क्या समझ में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसको इलेक्शन के पर्सपेक्टिव पे नहीं देखता हूँ, मैं इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि ये वी हैव अ वाइब्रेंट नेशन विच इज़ कमिटेड कि इन फ्यूचर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जगह ले और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आएँ, गवर्नमेंट बनाएं और आगे फिर उनके काम करें। और मैं रिपीट करता हूँ कि काम करें। यस। और इसके बाद आई थिंक वट एवर द डिसीजन इज़, अब आई डोंट नो कि अपोजिशन क्या उसका रद्द अमल होगा, अभी तक तो उन्होंने नहीं जाहिर किया, लेकिन जो उनके मोटिव्स हैं या उनकी जो सोच है वो क्या लेती है और गवर्नमेंट उसको किस पर्सपेक्टिव में लेती है। लेकिन एक चीज़ तय है कि तमाम गवर्नमेंट को और अपोजिशन को समझना चाहिए कि ये नेशन एज अ होल, ये आपने एक हिस्सा देखा जो रीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके अंदर नहीं जाता हूँ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, सीपैक और फिर जो इंडिया जो कुछ कर रहा है, तो ये उस एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट था। और लोग और इंटरनेशनल मीडिया ये खदशात जाहिर कर रही थी कि शायद इधर वैसा जोश जज्बा ना मिले, लेकिन जैसे यासिर भाई ने कहा कि उधर आपने देखा जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हुई। तो इसमें मेरा ख्याल है तमाम जो पार्टीज़ हैं या तमाम जो भी हिस्सा है हमारी शहर, उनको एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि हार जीत या गवर्नमेंट कौन बनाता है इसको पीछे छोड़ दें आप। आप ये देखें कि नेशन इज़ बीइंग prepared by themselves for future course of action। और अब वो टाइम आ गया है कि मेरा ख्याल है अब उनको आप हवाई बातें नहीं कर सकते, उनके साथ फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं कर सकते, उनसे का कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो आप डिलीवर ना कर सकें, तो यू विल हैव टू डिलीवर। अच्छा, एक कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी वो सीपैक के हवाले से कि जी सीपैक के लिए कोई मेजर प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था जब सीपैक जो प्रोजेक्ट ओवरऑल इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। दिस कुड बी द रीज़न कि हो सकता है उन्होंने देखा कि वाकई ये बात ठीक है, लेकिन क्लेम तो वही लोग कर रहे थे कि जो पास्ट में हुकूमत कर चुके हुए थे, तो ऐसा क्यों हुआ ये बताइए। देखिए सीपैक को मेरा ख्याल है इस वक्त लोग जो जिस तरह देखें, पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी उन्होंने सीपैक को बड़ा आगे लेके प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत किया। फिर कुछ सूबों को रिजर्वेशंस भी थी कि उनको अर्ली हार्वेस्ट में कुछ नहीं मिला। तो अब लोगों को मेरा ख्याल है अब लोग जो हैं वो उसको थोड़ा सा बिलीव करने में थोड़ा रिलक्टेंट हैं कि गवर्नमेंट कहे कि जी हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक दे विल नाउ बिलीव व्हाट द चाइना सेज ट्रुथफुली। एग्जैक्टली। जो चाइना आप देखें ऑरेंज लाइन ट्रेन है लाहौर की, वो मैं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे तो वो चाइनीज ने ही
लामाल उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, उनकी टेक्निकल नो हाउ भी है, तो उन्होंने उसको शुरू किया। तो आई थिंक व्हाट चाइना इज गोइंग, अब मीटिंग आने वाली है जी की और सेकेंड फेज शुरू होगा, तो आई थिंक people are going to trust what China says, which is the sole sponsor of this project. Exactly. ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि वो चाइना की तरफ ही देख रहे हैं, चीज़ें मटीरियलाइज होती हैं तो फिर उसके बाद लोग उसको बिलीव करते हैं, सीइंग इज बिलीव वाली बात है। अच्छा परवेज साहब ये बताइएगा कि अब जैसे अभी सरदार साहब ने निशानदेही की चीज़ों की कि आपको यू हैव टू डिलीवर समहाउ, अब वो नहीं चलेगा कि आप जैसे माजी में फॉल्स होप देते थे, आप बड़े बड़े बयान देते थे, इस वक्त भी बड़ी सियासी तकारीर हुई, सब कुछ लोगों ने बड़ा सुना भी पेशेंटली तमाम चीज़ों को, और उसके बाद वोट से रिफ्लेक्ट हो गई ये चीज़ कि वो किसकी बात पे बिलीव करते हैं। लेकिन अगेन जो आपकी इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब डिलीवर करना होगा समहाउ आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है, प्रोलॉन्ग हो गया ये सेशन जिसके अंदर महंगाई की बात होती रही कि इसको ठीक कर लेंगे, मामला कंट्रोल हो जाएंगे, जो कि अभी तक सोफार नहीं हुए। तो आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या नज़र आता है, या मार्च के बाद कोई आपको लगता है कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक कोई चेंज आएगा, ऐसा कुछ फोर्सी कर रहे हैं? पहले तो मैं ज़रा सरदार साहब ने जो बात की ना, तो वो सीपैक के बारे में थोड़ा एक जुमला है उसके बारे में मैं ज़रा वजाहत कर दूँ प्लीज़। कि सीपैक की जो भी फंड्स आए ना, हमारे यहाँ जो है ना उस चीज़ों की प्रायोरिटी थी ना, वो हमने क्या किया कि ऑरेंज लाइन बना दी, जिसकी हमें एक्चुअल ज़रूरत इतनी नहीं थी। वो फंड्स को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, छोटे सूबों के अंदर हम छोटी छोटी जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते थे जो ज़्यादा विजिबल हो। उन्होंने क्या किया कि वो जो फंड जो है ना सीपैक का, जो एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आया था, जो मुल्क की जो ब्रॉड सेंस में जो डेवलपमेंट थी, उसका तकरीबन हिस्सा जो है ना उन्होंने उधर डाल उसकी दिया। तरफ ठीक है, चाइनीज़ कंपनी को ठेका मिला, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, पैसा उन्होंने आपको दिया, आपकी मर्जी, आप उसके लिए चाय पिए या कॉफ़ी पिए, आपकी मर्जी, आपने वो बना दिया। मगर उससे आप छोटे छोटे जो इलाके थे ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट लगा सकते थे, जिनकी उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस, उनकी लाइफ जो है ना वो इम्प्रूव हो सकती थी। तो ये जो पिछली गवर्नमेंट ने किया ना कि वो उसका जो पैसा था उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया जिसका एक्चुअली जैसे ना जल्द रिजल्ट ना आए। तो अब जो है ना इस गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, और मार्च तक या जो भी है उनको ये करना पड़ेगा, उनको ऑब्वियसली डिलीवर करना पड़ेगा। अभी लोग जो है ना थक चुके हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी भी हालत कब चेंज होगी। ठीक है, कुछ चीज़ों के अंदर तो अगर आप जाएं वहाँ, मैं रिसेंटली गया था वहाँ, तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग जो है ना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए मैं टीवी पे बात कर रहा हूँ, मगर मैं सच बात करूँगा कि आम आदमी से मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वो बंदा खुश था। वो कहता है हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारी होटलें चल रही हैं, हमारी टैक्सी वाले चल रहे हैं, तो वो बड़े खुशहाल थे इस इन द सेंस कि भाई उनके यहाँ टूरिज्म आ रही है। अच्छा, वहाँ ज़्यादातर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है, और वही उनको आगे निकालेगा सबसे पहले तो, और लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ के लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग बड़े अच्छे मतलब कि हॉस्पिटैलिटी चोरी चकारी बिल्कुल नहीं है। तो इससे हमें, मगर गवर्नमेंट ने अभी जो है ना आम तौर पे जैसे कहते हैं ना ट्रिकल डाउन, वो सारी चीज़ों को पास ऑन करना पड़ेगा कि भाई लोगों की जो है मुसीबतें हैं, लोगों के जो छोटे छोटे मसले हैं, वो सारे जो है ना सॉल्व होने चाहिए। हाउसिंग पॉलिसी बना दी, तो हाउसिंग पॉलिसी के अंदर अभी तक हमने 2.5 साल के अंदर हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी नहीं है, मटीरियलाइज नहीं हुई। अच्छा, फिर हाउसिंग पॉलिसी तो बना दी, मगर हाउसिंग पॉलिसी के साथ हमें ये देखना है कि हाउसिंग तो बना देंगे, मगर लोगों की इनकम लेवल है ना वो बहुत ही नीचे हो गई है, क्योंकि बाकी जो परचेजिंग पावर है वो है नहीं। आप सब्जी लेने जाते हैं, गोश्त लेने, इतना महंगा हो गया है कि अब आप पहले वो चीज़ें लेंगे कि घर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी बना दी। अब आप देखें कि भाई स्टील, सीमेंट, इसके तो बेसिक रॉ मटेरियल है, इसकी प्राइस तो आसमान को छू रही है। तो वो जो भी घर बनाएगा तो वो उन चीज़ों से ही घर बनाएगा ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई अगर वो हाउसिंग पॉलिसी बनाए है तो ऐसा ऑल्टरनेट चीज़ें देखें कि भाई जो लो कॉस्ट हाउसिंग है ना, जिसका रॉ मटेरियल भी लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर हो और लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो। आपने घर बना लेंगे, आपने 1,000 या 10,000 घर बना दी, अब लोगों की जेब ही नहीं साथ देगी तो आप क्या करेंगे? आप उनको बोलेंगे बैंक से कर्जा ले लो, बैंक से कर्जा भी तो आपको भरना है ना, उसी को भरना है, तो उसकी पॉकेट इजाजत देगी तो बैंक से पहले तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। एजुकेशन यहाँ महंगी है, हेल्थ आपका यहाँ महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन लिटरली ऐसी कोई बड़े शहरों में है नहीं, कुछ शहरों में है, वो बहुत अच्छा है, उनकी गवर्नमेंट ने काम किया है।
तो इस किस्म की चीज़ें को गवर्नमेंट को ओवरऑल देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई वो डिसीजन ले लिया कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, मगर आप देखो तो सही कि लोगों की इतनी डीप पॉकेट है कि दे कैन अफोर्ड इट और नॉट। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा। सर, स्पीकिंग ऑफ ये जो रूरल इकोनॉमी है इसकी बात कर रहे हैं, जैसे एक बात उन्होंने बड़ी वैलिड की, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि आप भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, व्हाई डोंट यू गो फॉर ये छोटे एरियाज़ में जाएं, इधर कुछ ऐसा से प्रोजेक्ट्स लगाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। वहाँ तो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है लोगों को, अगर खुदा ना करे कोई छत से गिर जाए उसको स्टिचेस लगाने के लिए जो है वो 15, 15.5, 20 किलोमीटर जाता है ट्रैवल करके और फिर जाके उसको स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं। ये तो हाल है, तो ये भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। इसी तरह सीपैक के हवाले से मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा बताएं कि जो छोटे एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की बात होती है, अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो जो चेंज हम लिटरली जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बाद, वो तो अभी कंसिडरेशन में कहीं नज़र नहीं आता। उसके बारे में तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके पास फिर प्लान ऐसा होना चाहिए, जब आपके पास एक सड़क मौजूद है उससे आपको फ़ायदा किस तरह उठाना है ये तो आपको तय करना है। क्या वो हमारे पास प्लान है? डू यू सी? यस सर, थैंक यू सो मच। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है जो आपने रेज किया है, और मैं और मेरा इदारा जो है हम लोग पिछले तकरीबन आप समझे 10 साल से इसको बड़ा पर्टिकुलरली टेकअप करते हैं, गवर्नमेंटल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, वेर एवर इट इज़। पाकिस्तान कैन नॉट डेवलप, ये फॉर श्योर आप ले लें मेरी ओपिनियन में, पाकिस्तान कैन नॉट डेवलप अनटिल अनलेस यू डेवलप द माइक्रो लेवल। देयर इज नो क्वेश्चन, बिल्कुल है, नो सेकंड थॉट। अब आप मेगा प्रोजेक्ट्स ले आए, एक यूरोपियन डेलीगेशन आया, हमारे जो पॉलिटिकल साहबान थे उन्होंने बड़ी तकरीरें की, उन्होंने कहा वी नीड ऑटोमेशन, वी नीड टेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन जो डेलीगेशन का लीडर था, आई डोंट रिमेंबर कि वो नीदरलैंड्स का था या डेनमार्क का था, उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट दिए एंड आई लाइक्ड इट। उसने कहा जेंटलमैन यू आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यू डोंट नीड ऑटोमेशन, इफ यू विल ब्रिंग ऑटोमेशन हु विल प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल। एग्जैक्टली, नाउ द माइक्रो लेवल विल प्रोवाइड जॉब्स टू। मैं बलूचिस्तान के रेफरेंस से आपको बताऊं कि बलूचिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 76% एग्रीकल्चर पे है। वहाँ हर घर में माल मवेशी है जो बेचते हैं, लाइव स्टॉक है, हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ में फ्रूट है, नीचे आप आ जाएं फिशरीज है, लाइव स्टॉक है। तुर्बत जो है दुनिया का तीसरा बड़ा डेट प्रोड्यूसिंग एरिया, आप किसी को मालूम है इस बारे में? अफसोस कौन बात है कि इस चीज को डेवलप करना चाहिए। और एक चीज मैं इसके ऊपर मैं जाऊं, अभी प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने, हम लोग बड़ी होप कर रहे थे कि पता नहीं कितना बड़ा कोई पैकेज अनाउंस करके आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने आगाज हुकूक बलूचिस्तान दिया, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी है, PMLN ने दिया, ये प्राइम मिनिस्टर हमें हवा में छोड़ के चले गए कि जी हम पैकेज देंगे, आई डोंट नो व्हाट पैकेज ही है इसके बाद। सो अब वो टाइम आ गया है कि अगर आप माइक्रो लेवल पे डेवलप नहीं करेंगे तो फिर यही इन रूरल एरियाज में, अल्लाह ना करे हमारी दुआ है कि ठीक हो जाए, देन यू गेट द सिक्योरिटी इश्यूज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आपको अंदाजा नहीं है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे पॉपुलेशन किस मुसीबत के अंदर है, क्योंकि उनके लिए, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता हूं जो ऑफिशियली ये बोलते हैं कि जी स्मगलिंग करते हैं, मैं समझता हूं वो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनका जरिया आप उनको प्रोवाइड करें, उनको मार्केट दें, उनको बताएं कि आप ये चीज एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, दे विल डू इट, दे विल नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। तो अगर आप ये नहीं करेंगे और आपने सिर्फ ये करना है कि माजरत के साथ आप कहेंगे, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कि आपके 10 नॉन इलेक्टेड एडवाइजर जो हैं या स्पोक्स पर्सन जो हैं डेली आके पॉलिटिकल बैंड बजाएंगे, तो मैं क्या समझूंगा मेरे मुल्क की इकोनॉमी क्या हो रही है। तो यू हैव टू टेक द डायरेक्शन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाइना ने बर्दाश्त किया, जैसे यासर भाई ने बोला कि पहला जो आपका फेज था उसमें अर्ली हार्वेस्ट में जो आग में वक्त थे उन्होंने डिसीजन लिया, जैसे ऑरेंज लाइन बोली, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बोले। तो यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने माइक्रो लेवल पे तो कोई प्रोग्राम कंसिडरेशन है ही नहीं ना सर, उसके लिए तो पूरा प्लान करना पड़ता है। अभी उस प्लान के बारे में बात करते हैं कि वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से। सियासी सूरत हाल के ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये जो हमारे जो रियल इशूज़ हैं, हकीकी मसाइल हैं, इनको कैसे हल किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। परवेज़ मद्रास वाला साहब तशरीफ़ फरमाएं। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे भी गुफ्तगू हो रही थी इन सारे मामलात पर। परवेज़ भाई, ये फरमाइए, एक मसला अब ये भी दरपेश है, जैसा भी हमने बात की, रूरल एरिया में या उस इकॉनमी को अगर छोड़ दिया जाएगा, मुसलसल नज़रअंदाज किया जाएगा, नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो अर्बन इकॉनमी है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इसीलिए ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपके रिसोर्सेज डिप्लीट इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो जो अर्बन इकॉनमी है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। रूरल इकॉनमी से सारा लोग उधर ट्रैवल कर कर आ रहे हैं, वहीं अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, वहीं काम करेंगे, उसको सर्वाइव करना है समहाउ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको अभी तक रियलाइज़ नहीं कर सके। बलूचिस्तान की जैसे भी बात हो रही थी, इतने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, सबको अंदाज़ा है, लेकिन अगर उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उससे ख़ुद भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अगर वहाँ के लोगों को भी फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो फिर तो आपकी प्लानिंग में तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। फिर कैसे ठीक करेंगे मामला? पहले मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे हमने जो सीपैक के जो पैसे आए थे उसको डाइवर्ट कर दिया उसके फंड्स को, और हमने बड़े बड़े जो है ना मेगा प्रोजेक्ट्स बना दिए। उसकी जगह मैं यही कह रहा था कि अगर वो छोटे शहरों में जो इस बलूचिस्तान जो है ना मोस्ट निगलेक्टेड प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये ठीक है ना, ये कोई भी कहे ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, उनके इलाकों में डेवलपमेंट ही नहीं की। इसीलिए हमारे जो अर्बन सिटीज़ हैं उसके अंदर वो माइग्रेशन होती है, लोग वहाँ आते हैं काम ढूंढने के लिए, वहाँ रहते हैं, वहाँ उनकी सारी फैसिलिटी हैं, वहाँ हाउसिंग भी उनको किसी तरह से मिल जाती है, कहीं भी रोड के किनारे उन्होंने बना दिया इलीगल, उन्होंने पैसे लेके उन्होंने किसी को कब्जा ग्रुप होते हैं बड़े शहरों में, और उनको मेडिकल फैसिलिटी, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, वो जॉब भी मिल। छोटे जो शहरों में या छोटे सूबों में या छोटे इलाकों में अगर हम जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनको वहाँ रोज़गार फराहम नहीं करेंगे, उनको फैसिलिटी नहीं देंगे, हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम आता रहेगा। हमारे बड़े शहरों में वो जो है ना लोड पड़ता रहेगा, और हम उनके जो कोर इश्यूज़ है ना वो कभी हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अगर आज प्लानिंग करते हैं कि हमारे एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो एक्स अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, और फिर हमने जो छोटे शहरों में हमने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की, और वहाँ हमने डेवलपमेंट का एक रोड मैप बनाया ना, पता चला कि भाई अगले साल 25 लाख और लोग आ गए, फिर पता चला अगले साल 25 लाख और लोग आ गए। जब तक आपने वो रोड मैप को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया ना, तो आपके पास तो पॉपुलेशन जो है ना 50 लाख और आ गई। तो इसका पहले ये है कि पहले गवर्नमेंट की प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पहले वो छोटे छोटे शहरों के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर वो ऐसे प्रोजेक्ट लगाए कि जो उनकी जो वहाँ कोर एक्टिविटी है, अगर वहाँ उनका अगर डेयरी का है, जैसे हम जाते हैं यूरोप में जाते हैं, नेदरलैंड में जाते हैं, तो वहाँ वो डेयरी के अंदर उन्होंने चीज़ फैक्ट्रियाँ बना के दे दी है, वूल की फैक्ट्री बना दी है, वहाँ शिप्स के ऊपर वो वूल निकालते हैं। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट की एक इदारा होता है, कोऑपरेटिव होती है, वो वहाँ से उनसे लेके ना वो आगे उनको सप्लाई करता है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। गवर्नमेंट ऐसे मैकेनिज्म बनाती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बाज़ औक़ात जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ जो है ना प्राइवेट सेक्टर की होती है, और प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ये सामान इधर से यहाँ बेचूंगा तो मुझे इसमें से 5% मिलेगा, तो उसका प्राइवेट इंटरेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ बनाए, रेगुलेट करे, और प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके चले, और छोटे छोटे शहरों के अंदर स्कीम्स बनाए। हमारे यहाँ तो ये है कि हमने जितनी भी टाउन प्लानिंग की है या जितने भी हाउसिंग की जो प्रोजेक्ट आए ना, वो हम कहते हैं कराची सिटी में ही हो, भाई कराची सिटी से बाहर ले जाओ लोगों को, वहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के दो। ठीक है, जो भी है, अगर बहरिया की बात करते हैं तो उन्होंने एक शहर आबाद किया होता है। इस तरह से हमें छोटे गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वहाँ शहर बनने चाहिए, और हमारे जो है ना, जैसे हम लाड़काना की बात करें, हम हैदराबाद की बात करें, सखर की बात करें, वहाँ जो है ना पिछले 15-20 सालों में जो वहाँ के हालात हैं ना, सॉरी टू से दैट कि वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। वहाँ की जो पॉपुलेशन, जहाँ लोग रह रहे हैं ना, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो भी सोच रहे हैं कि भाई हम कराची जैसे शहर में आ जाएं। बलूचिस्तान वाले तो बेचारे, उन लोगों को मैं जैसे बता रहा था, कुछ इलाकों में तो उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है या कराची भी एक शहर है, उनको तो अपने इलाके की फिक्र है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि बेसिक नेसेसिटीज से महरूम है। सर, ये फरमाइएगा, जैसा भी बात हो रही थी, इसके लिए तो प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
ना पास्ट में न रिसेंट टाइम्स में हमें नज़र आया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को टेक अप करे, एटलीस्ट इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करे। सीपैक से कैसे फ़ायदा उठाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपके पास ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट होने चाहिए। आपने जैसे अभी एग्रीकल्चरल लैंड की बात की है, फर्टाइल है, प्रोडक्शन हो रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर उससे बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो फिर ये आपकी गलती होगी। तो लोकल गवर्नमेंट इसमें कहाँ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ है, उसका रोल क्या नज़र आता है, ये बताइए। सर आपने बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 सूबे मुझे नज़र आते हैं, वो पंजाब और सिंध, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो माइक्रो लेवल इकोनॉमी है, दिस इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वेयर यू डोंट नीड टू स्पेंड मच मनी। गवर्नमेंट अगर अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर ले कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले और फिर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दे। अब बलूचिस्तान में तो ये अशर है कि एग्रीकल्चर या किसी काम के लिए कोई बैंक पैसे देने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड सिक्योरिटी वाइज, हम शायद मोटरसाइकिल के भी लोन ना दें। कितनी दफ़ा बैंकों से हम लड़े। एक वक्त ऐसा आया कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, आई डोंट वांट टू नेम इट, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि भी इनको वार्न करें, वाइंड अप करो अपनी ब्रांचेस इफ यू डोंट डू इट द वे यू आर डूइंग इट इन अदर प्रोविंसेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं मिसाल देता हूँ। मे बी पोलिटिकली आई डू नॉट एग्री टू द लेगेसी ऑफ परवेज मुशर्रफ, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान पे 2 एहसानात किए। एक तो उन्होंने कोस्टल हाईवे बना के दी बिलियंस ऑफ रुपीज। एक यही तुर्बत के एरिया में उन्होंने मेरानी डैम भी बना के दिया। ठीक, मैं बहुत अफसोस से बात बता रहा हूँ, 15+ ईयर्स हो गए, हमारी सूबाई हुकूमत ने कोई प्लानिंग नहीं की। वो हिंटरलैंड जो है, अब कोस्टल रोड क्या टूरिज्म के लिए रह गया या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या? जो सराउंडिंग में एरियाज हैं, दिस इज एरिया इज रिच इन फिशरीज, इन सी फूड। तो कोई भी ना फैक्ट्री ना फिशरमैन को किसी किस्म की हेल्प नहीं दी गई। जो सीपैक का सेंटर है ग्वादर, आज भी वो लोग रो रहे हैं ना, उनको पानी मिलता है, 18 घंटे बिजली नहीं होती। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन मेनी टाइम्स प्रीवियस सक्सेसिव दे फेल। अब जो प्रेजेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आप पूरे बलूचिस्तान को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरी की इकोनॉमिक्स को देखें, क्या इशू है। अब उन्होंने क्या किया कि जी हम कोस्टल टूरिज्म डेवलप करेंगे। कोस्टल टूरिज्म आप कैसे डेवलप करेंगे? प्री रिक्विजिट आप गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सेंस ऑफ सिक्योरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। कई इश्यूज ऐसे हैं जो मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता, वो डिसअपॉइंट करते हैं, डिस्करेज करते हैं इन्वेस्टर्स को आने के लिए। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अब लॉ की भी स्टोरी सुन लें कि कितने साल लग गए एक इंटरनेशनल वेंचर को, ग्वादर पोर्ट को रिलीफ लेने के लिए। 2 दफा प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किए, अब लास्ट बजट में जाके उन्होंने उसके अंदर इंसर्ट किया और उसको क्लियर कराया, जो भी ड्यूटीज में और सेल्स टैक्स में रिलीफ देना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है, जब सीपैक आया था तो हमारे चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था दूसरे चीफ मिनिस्टर्स की तरह बैठ जाएं जाके इस्लामाबाद के अंदर कि जी मेरा हिस्सा दें आप मुझे। आप हिस्सा मांगते नहीं है, वो आप एरोगेंस में आ जाते हैं, या आप समझते हैं कि जी मेरे पास खुद चल के आएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आज रेको जैसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो लिम्बो में नहीं जाता आपका। ऐसा ही है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। बिल्कुल आपको अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं समझता हूं, अगर ये जो सेकंड फेज है चाइना का, अगर हमने इससे फायदा नहीं उठाया फिर हम कभी नहीं उठा सकेंगे। तो ये आपके पास ये आप समझते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे अभी फ़ायदा उठा लिया जाए तो ठीक है। लेकिन अभी अगेन बात वही है, जैसे अभी सरदार साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, हमने पास्ट में भी देखा, एलोकेशंस होती रही हैं, पैकेजेस मिलते रहे, लेकिन पता नहीं मटेरियलाइज होते हैं या नहीं। ये भी मैं जानना चाहूँगा। जैसे कराची के अंदर यहाँ पर आए 1100 अरब रुपए पैकेज और फलाना पैकेज नहीं, मटेरियलाइज नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या वाकई बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा? इस बार जाकर उनसे डिमांड करनी पड़ेगी, उनको रिमाइंडर भेजने पड़ेंगे, तब जाके काम होता है। अगर ये कल्चर रहा तो इसका मतलब ये कि आप लीस्ट बॉदर्ड हैं, वरना तो चीज़ें कब कहाँ से कहाँ चली जाए। तो अब तक तो सो फार ये नज़र आता है, लेकिन ये तो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी दुनिया की नज़र जिसके ऊपर है। अगर आप उससे अगेन आई रिपीट कि अगर उससे फ़ायदा नहीं उठाते, अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो फिर तो यूज़लेस होगा, फिर आपकी सारी एफर्ट बेकार है। जब अगर आप समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है तो इसको आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। वो क्यों नहीं हो रहा है? यासिर, पहले भी मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था कि हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है ना,
वो मेरे ख्याल में वो उन्होंने अभी तक उस तरह से देखा ही नहीं है। कराची जो है हमारा इकोनॉमिक हब है। यस, कराची से जितना आप रेवेन्यू अर्न करते हैं, एवरीबडी नोस, टीवी में भी कहते हैं कि 70%, कोई 60% बोलता है, मगर नो डाउट इट्स एन इकोनॉमिक हब, ठीक है ना। 60% रेवेन्यू वो जनरेट करके देता है। आपने कराची की टांगे खींचनी शुरू कर दी है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ख़राब कर दिया है कि अब जो है ना वो रेवेन्यू का जो हब है ना वो भी डगमगा गया है। ऐसे ही। तो जो एक दूध देने वाली जो गाय थी, आपने उसको आपने मारना शुरू कर दिया। तो मैं तो गवादर की तो बाद में बात आएगी कि गवादर को जो फैसिलिटी मिलेंगी या वो कोस्टल हाईवे को जो फैसिलिटी मिलेगी या वहाँ पे प्लानिंग होगी, वो तो बात की बात है। सरदार साहब के सूबे में पहुंचेंगे तो बहुत मेरे ख्याल में देर हो जाएगी, मगर पहले तो कराची को रेस्क्यू करो। कराची को जो है ना मेरे ख्याल में वॉर फुटिंग पे इनको जो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है 1100 अरब रुपए का, वो तो 1100 अरब भी नहीं आए अभी तक। तो वो अरब जो रहते हैं ना वो पहन के वो भी हमने नहीं देखे। पैसे तो छोड़ दें आप, वो भी नहीं देखे कराची में आए हुए। तो अब बादल से देखिए, पहले तो कराची को रेस्क्यू करो कि जो आपकी दूध देने वाली गाय है, ताकि वो आपका जो फंड्स है ना वो आपके सिक्योर हो जाए जो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। और एक दफ़ा कराची को आपने उस लेवल तक आपने पहुंचा दिया ना, तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, पहले भी कहा था कि कराची आपको इतना अर्न करके देगा ना कि आपके कर्जे उतर जाएंगे। आपके दूसरे सूबे जो है ना, कराची के पैसे अर्न करके आप दूसरे सूबों को आप डेवलप कर सकते हैं। आप एक मॉडल सिटी बना दें जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे छोटे छोटे सूबों में, और उनके अंदर छोटी छोटी स्कीमें लगा सकते हैं। और ऐसे सूबों की स्कीमें लगाएं कि जिसका फ़ायदा एक दूसरे सूबों का लिंकेजेस बने, कि अगर आपके पास ये रॉ मटेरियल है तो उसकी ट्रेडिंग जो है ना कराची में होनी चाहिए। जैसे कॉटन एक्सचेंज है, तो कराची में एक बहुत बड़ा कॉटन एक्सचेंज है। वो क्या होता है कि सूबों से कॉटन आता है और वो कॉटन एक्सचेंज में वहाँ उसकी ट्रेडिंग होती है। तो ये लिंकेजेस बनाए। हमारे यहाँ जो है ना, हमने जो प्लानिंग की है ना वो एडहॉक बेसिस पे की है कि यार आज ये मसला है, आज ये तो उसमें पैसे भी ज़ाया होते हैं। और जो प्लानिंग होती है वो प्रोजेक्ट हम लोग लगाते हैं कि जो कहते हैं कि वाइट एलिफेंट टाइप के, उसके अंदर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। जो रेवेन्यू अर्न होता है ना उसके 3 टाइम्स आप गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। फिर क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, और फिर तीसरे साल जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना डाउन द लाइन वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसको किस तरह से सपोर्ट करेगी। और फिर उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि जाहिर बात है कि या तो आप उसको किराए में सब्सिडी दे दें या फिर उसकी मेंटेनेंस कर दें। ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है ना, जब तक आप सही नहीं करेंगे, और मैं इस गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इन सारी चीज़ों के देखेगी। इनके जो एडवाइज़र हैं जो बोल के चले जाते हैं फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। भाई एडवाइज़र आपने लगा दिए हैं, जो एक्चुअल जो MNAs जो हैं उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वो कल जवाब दें लोगों को। एडवाइज़र तो आज हैं कल नहीं है ना, उनके पास वो कोई पब्लिक का वो वोट बैंक है। तो बात दरअसल ये कि आपने एडवाइज़र को लगा दिए, कितने एडवाइज़र हैं, और एडवाइज़र हर वक्त चेंज हो जाते हैं, तो डायरेक्शन नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल आपको क्लियर कहता हूं कि जब तक आप अपने एक शहर को, कराची को बनाएं, कराची से आप रेवेन्यू को सेव करें और दूसरे शहरों को डेवलप करें। और ये जो CPEC का पैसा जो चाइना अभी दे रहा है, अगर आपने इसको अगर आपने यूज़ नहीं किया इस दफ़ा, जैसे सरदार साहब ने बताया, तो इट विल बी टू लेट। फिर ये पाकिस्तान के लिए कभी भी जो है ना ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं आएगी। यस सर, ये फरमाइए, जैसा अभी लास्टली बात हुई, हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है कि, और पूरी दुनिया के जो मैगजीन्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इसके बारे में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, एक बहुत ज़बरदस्त BRI के हवाले से कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, मटीरियलाइज होगा, इसका फ़ायदा होगा। सारे ममालिक अपनी तरफ देखते हैं इस तरह के, और भी माजी में जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं पूरी दुनिया में, हर शख्स ये चाहता है कि उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। डू यू थिंक हमारे यहाँ गवर्नमेंट आती हैं, चली जाती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ फिर चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट है जिससे हमें बैठ के सोचना होगा कि इसके ऊपर हमें काम किस तरह करना है और इसको मुकम्मल किस तरह करना है और इससे क्या क्या फ़ायदे उठाने हैं। इट्स नेवर टू लेट, अभी भी आपके ख्याल में टाइम है, लेकिन हम देखते हैं कि अब डिस्कशंस भी कम होती हैं इसके बारे में, पब्लिक फोरम्स भी इतनी बात नहीं कर रहा है जैसे पहले हम देख रहे थे कि स्टार्ट में बड़ी इसके ऊपर बात होती है। डू यू थिंक इसकी ज़रूरत है अभी? बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसे एक दो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको दूंगा कि हम लोग कभी, मैं 20-30 साल की बात कर रहा हूँ, अगर बलूचिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट या आपको पता है नॉर्मल एक ट्राइबल लाइफ है, अगर मैं किसी के बारे में
ट्राइब के बारे में या डेमोग्राफी या ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहता था, तो 25-26 वॉल्यूम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैजेटियर बनाए थे प्री पार्टीशन, तो हम आज भी उसको कंसल्ट करते हैं। यस, इसी तरह 3-4 मुल्कों ने, कनाडा और फिर इदारों की मैं बात करने लगा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मिलके बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स बनाई हैं। मैं कह रहा हूँ दे आर लाइक अ होली बुक, मैंने तो पूरी पढ़ी है। अगर आप उनको फॉलो करें, अगर कोरिया डॉक्टर महबूबुल हक को फॉलो कर सकता है, तो उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के ये रिपोर्टें बना के हमें दी, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर, तो व्हाई वी डू नॉट कंसल्ट दैट? वो क्यों? अब मैं आता हूं उसके ऊपर। Yes. उसलिए आता है कि जब आपने ठेकेदारी लगा रही है कि तमाम काम गवर्नमेंट ने करना है, तमाम काम एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, एक डिप्टी कमिश्नर साहब 3 साल डीसी रहने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाते हैं, उसके बाद वहां से उठते हैं, फिर कहीं के कमिश्नर लगते हैं, फिर वापस आके वो सेक्रेटरी माइंस लग जाते हैं, सो ही कैन नॉट परफॉर्म। आप मिनिस्टर्स को पॉलिटिकल बेसिस के नवाजने के लिए लगाते हैं, तो ही विल नेवर कंट्रीब्यूट, वो उनकी वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। पार्लियामेंट मेंबर इज नॉट बॉदर्ड, एमपीए, एमएनए, सेनेटर इज लीस्ट बॉदर्ड, मुझे मालूम है, हमारे भाई बच्चों की तरह, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। मैं कभी पूछ लूं उनसे तो उनके नॉलेज में ही नहीं होता ये क्या चीज है। सो यू हैव टू रिड्यूस दिस वैक्यूम, आपको करना होगा, और ये चीज जहन में रख लें। बहुत से पॉलिटिकल हमारे जो सीनियर लीडरान हैं वो बार बार स्ट्रेटेजिक और फलाना कंट्री हमारे पे कब्जा कर लेगा, फलाना कंट्री ये कर लेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज समझ लें, अगर वो दिल से खफा हो गया तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोग वी आर नॉट अ खैराती नेशन। आप पहले यूएसएड पे चलते रहे, फिर इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के कर्जों पे चलते रहे। खुदा के लिए मुसलमान मुल्क हैं, इसको तो बंद कर देना, पूरी कौम को फकीर ना बनाए। अगर आपकी प्राइड है पॉलिटिशियन की, आप अपनी जात के लिए ले लें, कौम के लिए ना लें। तो यू हैव टू चेंज ऑल दिस कोर्स, यू हैव टू टेक अ यू टर्न एंड लिसन टू पीपल के उनकी इश्यूज क्या हैं, हाउ टू रिजॉल्व इट। अगर वो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, considered strictly prohibited in this country। अब तो nobody या wants सर, to अभी आपके माशाल्लाह आप मीडिया हाउस है कि सारे मीडिया में डेली, वो तो मैं बच्चे को भी 4 साल के पूछूंगा तो 10-12 एडवाइजर्स के नाम बताएगा जो डेली स्पोक्स पर्सन बने, एंड दे आर टॉकिंग नॉनसेंस, इररेलेवेंट थिंग which has nothing to do with me as a common person। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये तो बात बड़ी हार्श रियलिटी है। वो रोज़ाना इसको हाईलाइट भी करते हैं कि सुबह से लेकर रात 12 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस मुल्क में चलती हैं, बट द प्रॉब्लम इस कि वो करना ही है कि अपोजिशन ने कुछ नहीं किया है, तो इसके ऊपर ही जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे बात हो रही है। वन लास्ट वर्ड जी, परवेज़ भाई क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी इशूज़ तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी हमने हाईलाइट हम करते रहते हैं कि अब हुकूमत को जो है वो जागना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या कहेंगे वन लास्ट वर्ड? देखें, मैं आपका यही आखिरी जो जुमला था कि जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि अब पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, या ये जो गलत काम किए हैं ना, ये पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं, और हम उसकी तकरीर का जो 90% हिस्सा है ना, वही चीज़ों को रिपीट कर दें कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, पिछली गवर्नमेंट ने ये किया। यार अब उसको छोड़ दो। अब वो जो पिछली गवर्नमेंट ने जो किए हैं, वो जो खराब चीज़ें की हैं, सेट असाइड करो, आगे बढ़ो। अब तो वो पिछली गवर्नमेंट ना है नहीं। अब आप बताओ कि आपकी क्या पॉलिसी है। अब 90% जो है ना, 90% आपकी जो इंटरव्यू का हिस्सा है, जो टॉक शो का हिस्सा है ना, वो ये होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्या है? हमें ये नहीं सुनना है ना, हमें ये सुनने में हमारा इंटरेस्ट है कि यार पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया। हमें आप बताओ कि अब आप क्या करने जा रहे हो, आपकी पॉलिसी क्या है, व्हाट नेक्स्ट, और फिर इसके बाद हमारे पास अभी इमीडिएटली क्या करेंगे। देखिए, हर बंदा, हम तो शहरी लोग हैं और हम पैदा हुए हैं, हमने यहाँ शहर को नीचे जाते हुए देखा है, ऊपर जाते हुए नहीं देखा। बाद औक़ात किसी एक दौर में थोड़ा बहुत हमें उम्मीद आई थी कि ये शहर जो है ना एक दफ़ा फिर ऊंचाई की तरफ जा रहा है और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, मगर नहीं, ये नहीं हुआ है। और 90% उनका टाइम यही है कि पिछली गवर्नमेंट की जो है ना वो बातें करते रहते हैं और आगे। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड, आगे बताएं, सोल्यूशन दें, और लेट्स टेक दिस कंट्री टू नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू परवेज़ मुदरास वाला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सरदार शौकत पोपल भाई, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। बात करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। हमारा काम है रिमाइंड कराते रहें उन तमाम इश्यूज़ को जिसको इस वक्त गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें होना चाहिए, इन मसाइल को कैसे हल किया जाए। बहरहाल जी, ये तो हमारी इकनॉमिक डिस्कशन थी, कोशिश की कि उन मसाइल को हाईलाइट करें और ये आगे भी करते रहेंगे। कोशिश यही है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त जो मारूजी हालात हैं, ये अल्लाह करे इसमें बेहतरी आए
और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें स्टेबिलिटी भी आए और ये काम भी हो जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन के प्रोसेस ये सब कुछ हम थ्रू कर कर आ गए हैं, लेकिन जैसा भी परवेज़ भाई ने तस्करा किया कि अब इकनॉमिक डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए और जो रियल इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस भी करें और इनको रिजॉल्व करें, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे दूसरे सेशन की तरफ अब बढ़ेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कुछ माशी मामलात के हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। प्रोग्राम का आज पहला दिन मंडे को और 10 से 11 का सेगमेंट हमारे स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिनसे हम बात करते हैं आपकी बीमारियों के हवाले से और कोशिश करते हैं प्रोग्राम में आपकी कॉल्स को शामिल किया जाए और आप अपने मसाइल बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं हकीमुद्दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब आज तशरीफ़ फरमा, एक दफ़ा फिर उनको सबसे पहले खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हकीम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, और उनसे हम आपकी सेहत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं और बराह रास्त उनका जवाब भी देते हैं। सिलसिला इसका आगाज़ होगा, लेकिन चंद गुजारिशात हैं, ज़हन नशीन कर लीजिए। बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है कि जब भी प्रोग्राम में कॉल करें, अब से कुछ देर बाद जब स्क्रीन पे नीचे दिया गया नंबर होगा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है ये इसलिए होता है कि प्रोग्राम में अगर आपने बात करनी है बराह रास्त तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके दीन मोहम्मद साहब से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, कोशिश ये करें कि फ़ोन जिससे आपने नंबर मिलाया है टेलीफोन, उसके ज़रिए आप बात करें। टीवी के ऊपर अपने आप को देखेंगे, अपनी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपसे बात ठीक तरह से नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ ये कि जनाब मुख्तसर बात करें, जामे गुफ्तगू करें, अपना मसला पर्चे के ऊपर लिख कर रख लें जो आपने बात करनी है, और जो सवाल पूछे जाते हैं अपनी उम्र बता दें, मसला बयान कर दें। ये चंद एक चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी आप बयान कर देंगे तो उससे होगा ये कि फिर आपकी कॉल भी शामिल कर लेंगे और बहुत सारे और जो लोग प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं उन्हें भी इससे मौका मिल जाएगा। तो आज हम इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुशामदीद हकीम साहब। सबसे पहले तो गुजारिश यही है कि जो पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, उनको भी पता चल जाए कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका तरीका इलाज क्या है, ये ज़रा बता दीजिए। जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज कुरान पाक की आयतों से और जड़ी बूटियों से, जो बहुत तवील वक्त रिसर्च करने के बाद ये तैयार की गई। कुरान पाक लोग आते हैं, कुरान पाक के ज़रिए उनको दम किया जाता है, पानी लेके आते हैं, पानी को दम करके दिया जाता है, और जड़ी बूटियाँ वो भी दम की होती हैं, वो भी बगैर दम के नहीं होती जी। और इस तरीके से लोगों को शफा मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ी करमवाज़ी है, मेरी सिर्फ कोशिश है, आगे मामला सब अल्लाह का है। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह की करमवाज़ी है, ये आप सबके तावन है, आप लोगों की मोहब्बत है जो कि सारे मामले चल रहे हैं, आप हैं, आपके चैनल वाले हैं, बाकी तमाम अहबाब जो हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन से ये सिलसिला आगे चल रहा है और दुनिया को शिफा मिल रही है। और देखें, आज ख़ास तौर पे मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम कोरोना पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आप गर्दन तोड़ बुखार पे भी ज़रूर बात करें, क्योंकि वजह है कि मेरे पास जो मरीज़ अभी भी जो आ रहे हैं ना, कभी कभी आते हैं, वो कई साल से गर्दन तोड़ बुखार की वजह से उनके दिमागी तौर पे और जिसमें जगह जगह पे जो तकलीफ़ें खड़ी हो गई हैं, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन ये काबिल इलाज मर्ज़ है। ये मेरा तरीक़ाकार है, ये मेरा बिल्कुल। ये गर्दन तोड़ समेत और दीगर ऐसे अमराज जिसमें समझा ये जाता है कि वो लाइलाज हैं, ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको शिफा मिल रही है महज़ अल्लाह के फजल करम से। तो जो लोग ऐसे अमराज में मुब्तला हैं वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और मसला अपना बयान कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है जी? बिल्कुल सही है। जो सीपी चाइल्ड है या ऑटिज्म के पेशेंट हैं, ऑटिज्म है जी जी, तो उनको भी शिफा बिल्कुल बिल्कुल जिस सबको शिफा मिल रही है, अल्लाह शिफा देता, हम कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वैसे प्रोग्राम में भी एक बच्चा आ चुका है, बिल्कुल तहसीन साहब ज़्यादा जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुका है माशाल्लाह। जो 8 साल में नहीं हुआ वो 2-3 महीने के अंदर अल्लाह ने कर दिया, हो गया। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इलाज ज़रूरी और उससे भी ज़्यादा ये कि कामिल यकीन के साथ इलाज करवाया जाए, फिर शिफा जो है वो मिलती है।
और पाबंदी से करवाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि कोई भी तरीका इलाज आप अपनाएं या इख्तियार करें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाबंदी है और उसको ईमानदारी के साथ आपने इलाज जो है वो मुकम्मल करवाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल सही है, लोग सही। 2 महीने के लिए इलाज करवाते हैं, उसके बाद भी लंबी छुट्टी और उसके बाद साल भर के बाद वापस आते होंगे कि जी वो शिफा नहीं हुई थी उस वक्त, तो अब क्या करें, ये ज़रा समझाएं कि ऐसा क्यों। जज़ाकल्लाह यासर, आपने बड़ी प्यारी बात की है। ये एक हकीकत है आपने जो बयान की है और ये 1000% सही बात है। जब वो कोई ठीक होते हैं, कोई हफ्ते बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई महीने बाद वो गायब जाते हैं, जब उनकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं तो वो छोड़ते हैं, वो समझते हैं हम ठीक हो गए, जवान हो गए। बिल्कुल ठीक है। जवान हो गए तो उसका मतलब ये होता है कि वक्ती तौर पर उनको हुआ है 2-4 महीने वो ठीक रहे, उसके बाद फिर दोबारा तकलीफ हुई या 6 महीने साल बाद, कि उस वक्त तो ठीक हो गए थे, अब दोबारा जो है ना मसला हो गया। जैसे आपको बताऊँगा 2010 में किसी खातून का हमारे पास इलाज हुआ था, तो उस वक्त वो ठीक हो चुकी, लेकिन वो आधा इलाज छोड़ के वो चली गई थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ने करम किया, बेहतर रही। सूरत हाल ही 10 साल बाद तकलीफ हुई, दोबारा इलाज के लिए आई, अब दोबारा उसका इलाज शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो रही है, बहुत बेहतर हो रही है। तो बात है कि जब तक इलाज मुकम्मल न हो तो आप खुद से फैसला न करें, आप हमें पूछ लें, हम सब पूछ के फिर आप इलाज छोड़ दें। एक ऐसा छोड़ने का तरीका है, एकदम हर चीज़ बंद नहीं होगी और एकदम हर चीज़ शुरू नहीं होगी। यहाँ तो बदनसीबी ये है कि इधर आपका परहेज़ ख़त्म और उन चीज़ों में टूट पड़ते हैं जो कभी मतलब परहेज़ के दौरान मना थी। बिल्कुल ऐसा ही। वो खास तौर पे बिरयानी का आलू चावल और बड़ा गोश्त जो है ना, उस पर तो यूँ टूटते हैं, नींबू इमली 4 पैक जैसे कभी देखा ही नहीं इन्होंने। देखा ही ना, बिल्कुल तो ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, उनके लिए बहुत बुरी हैं। लेकिन आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम मुँह के मज़े छोड़ दो, बिल्कुल ठीक। तुम ज़िंदगी के मज़े लो। जहाँ तुम्हें ज़िंदा रहना है, सेहतमंद रहना है, अपनी औलाद के लिए रहना है, या अपने माँ बाप के लिए रहना है, या अपने बीवी बच्चों के लिए रहना है, या शौक के लिए रहना है, लेकिन सेहतमंद वाली ज़िंदगी की तरफ आओ। इस तरफ मत आओ कि मुँह के मज़े लिए और जाके फारो हो गए और तबीयत ख़राब होगी, बड़ा बुरा हाशिर हो गया। आप एक छोटी सी मिसाल में, एक बच्चे ने, हमारे पास अभी ज़र इलाज है, उसे चावल बंद थे, एक दिन शादी में गया तो शादी में जाकर उसने 3-4 प्लेटें इकट्ठी खा ली। माशाल्लाह। खाने के बाद वो दोबारा लेट गए, कमर की तकलीफ़ है, और कमर की तकलीफ़ की वजूहात है आपकी, मेरी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, मैं इसको दोबारा में उठा देता हूँ कि अल्लाह का खौफ कर लें। लफ्ज़ क्या बोला? अल्लाह का खौफ कर लें। आप पैसे की खातिर कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, वो बच्चियाँ बच्चे जो बच्चे पैदा करने के लिए या प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए या किसी मामले में इंजेक्शन लगाते हैं, वो दर्द उनकी ज़िंदगी का साथी बन जाता है। ऐसे ही। वो तड़प तड़प के बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ कमर से नीचे पैरालाइज हो चुके हैं। ऐसे ही। उनको चाहे मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ काटती हैं या कुत्ते काटें या बिच्छू को, उनको उसका कोई सेंस नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। तो पैरालाइज हो चुके हैं, लेकिन इलाज उनका है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ने शिफा दी, वो लोग ठीक हुए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं, पूरा नहीं माना यासर, मेरी बात शायद पसंद ना हो आपको, अब मैं पहले कहता हूँ कि मेरी बात शायद आप लोगों को पसंद हो, आपसे मुराद और लोग भी हैं जी बिल्कुल। बस पसंद ना हो, लेकिन ये इंसानियत पे जुल्म है। बिल्कुल ठीक है। देखो, आप अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए तो वो काम करने को तैयार नहीं हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप वही इलाज अपनी औलाद के लिए या पसंद नहीं करते और सारे जहान के लिए पसंद करते हो? बिल्कुल ऐसा ही। जब अपनी औलाद का मसला आता है, बीवी का आता है, बच्चों का आता है या बाप का आता है, उससे पूरा बेहोश करके सारा काम करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, और बाकी तमाम लोगों को इंजेक्शन लगा के कमरे में, तो वो अपना काम तो कर लिए, पैसे हो गए, ले लिए, लेकिन हशर बिगड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही। ये इसका छोटा सा मैंने आपसे सामने ये सवाल रखा है, अपनी तरफ से मासूमाना आजाना सवाल रखा है। बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो तरीका इलाज है अपने लिए आप पसंद करते हैं, दूसरों को भी इसी तरह समझें, लेकिन ये अब माशरे का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसमें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में एहसास जगाने की ज़रूरत है कि बड़ा मुक़द्दस पेशा इसको समझा जाता है, लेकिन जिस तरह इसको एक बिज़नेस बनाया गया है, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उसके बाद जो कुछ हमारा हाल है उसकी ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अब ये बताइएगा कि ये इलाज ख़त्म कब होना है, मुकम्मल कब होना है, ये अक्सर मरीज़ खुद ही फ़ैसला कर लेता है। जैसा भी आपने कहा कि तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी आई तो ये समझे कि मामला ठीक हो गए और उसके बाद वो अपने काम या सर उसका ये खुद से फैसला करना उसके लिए बुराई है, ऐसा उसके लिए और नुकसान। जिसमें 90% केसेस में होता यही है कि मरीज़ खुद ही 90% फैसला केसेस करता होता है, उनके अपने लिए नुकसान है। वो अल्लाह के नेक बंदों को इस बारे में कुछ अकल समझ नहीं है कि देखो खुद से फैसले ना करो, जहाँ से तुम इलाज कर रहे हो, डॉक्टर से, हकीम से या कहीं से भी इलाज कर रहे हो, उससे ज़रूर पूछ लिया करो, बिल्कुल सही, ताकि तुम्हें आगे तकलीफ का तयन हो सके कि कहाँ पे सही राह पे चलें, सही मामला बने सारा, तो वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त एक मसला दरपेश है पूरी इंसानियत को,
वो कोरोना वायरस की शक्ल में। इससे पहले भी हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि इसकी जो पहली वेव आई थी, पहली जो लहर थी साल के आगाज़ में, उसमें बड़ी शिद्दत थी, केसेस में बड़ा इजाफा हुआ और उसके बाद खुदा की मेहरबानी से उसमें कमी आई और फिर हमने अपनी बदहतियाती से दोबारा से उसको जो केसेस बढ़ा लिए। अब उससे सवाल ये पैदा होता कि सारे अरसे में कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिला और पता भी चला और फिर हमने देखा कि एक अजीब सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। रोज़ाना एक नई जड़ी बूटी का नाम आता था इंटरनेट के ऊपर और लोग उसको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। तो अब ये सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू है, तो मैं चाहूँगा उसके हवाले से फिर लोगों को आगाह कर दिया जाए कि कैसे। यासर, आपने अच्छी बात की। इंसान की बका सलामती, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, चाहे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर का इंसान, अल्लाह ताला सबको शिफा कामत फरमाए। जो भी जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, रोज़ाना ये दुआ होती है कि अल्लाह सबको शिफा कामत फरमाए, रोज़ी को शायद अगर ये दुआ तो अल्लाह में होती है। देखो, ये बीमारी ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं कि नाकाबिल इलाज है, कतई नहीं है। मैं इतना आसान काम बताता हूँ कि देखें, अगर तुम्हारे पास कोई मसला है, अगर आपको के पास है, अगर इलाज नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ मौजूद है। आसान काम है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपके मेरे हर दुनिया के हर घर में मौजूद है। प्याज है, खजूर है, शहद है, करेला है, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। आप तमाम लोगों को कच्चा प्याज खिलाएं, जो भी है कच्चा प्याज खिलाते रहें और उस ऊपर जो है 2-4 खजूरें खिला दें, 1 चमचा शहद खिला दें। ये एक सुबह ये कर लें, दोपहर को भी कर लें, शाम के टाइम में आधा पाव करेले का अर्क निकाल के वो पिला दें। ठीक है। तमाम जरासीम आपके फारग हो जाएंगे आप। ठीक है। ठीक है। नमक वाला जो पानी होता है, बोलते हैं गरारे वाला, उसको दिन में 3-4 दफ़ा कर लें। ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है। बिल्कुल ठीक है। ये करेंगे। इसके साथ अगर ज़्यादा कोई मुश्किल है तो दिन में 2-3 बार एक लौंग में डालें, आधा घंटा पौना घंटा चूस लें, चबा के खा लें। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि 99% किसी को डॉक्टर बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप नेचुरल सिस्टम पे आ गए। ये वो चीज़ें जो अल्लाह ने एंटीबायोटिक बनाई है, नेचुरल एंटीबायोटिक। बिल्कुल है, सही। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका वजूद है जो घर में हम आम इस्तेमाल करते हैं, शहद भी, खजूर भी, प्याज भी, वो चीज़ें हम घर में आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आप यकीन माने कि लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन साथ थोड़ी एहतियात चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहतियात क्या है? आलू, चावल, बड़ा गोश्त है, नींबू, इमली, अचार, ये छोड़ दें। हाँ, भुने हुए चने ज़रूर खाएं, उसके ऊपर गुड़ खा लें या खजूर खा लें। 2 घंटे पानी ना पिए, बहुत ही कामयाब नुस्खा ये। वजूद की तमाम कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए भुने हुए चने खा के ऊपर खजूर खा लें और 2-3 घंटे उसके ऊपर कुछ खाएं पिए नहीं। ये बेहतरीन और कामयाब तरीन नुस्खा है। आपकी कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा यार मेरी का ये था, मेरा वो था, मैं कमज़ोर हो गया था, कमज़ोरी हो गई थी, चला नहीं जा रहा, फलाना नहीं। ये एक और चीज़ इजाफा करूँ। ज़रूर। अगर आप लोगों से हो सके तो, शायद मेरे बस में न हो, लेकिन आप चूँकि आप वकीली भी हैं और मीडिया वाले भी, आप कर सकते हैं। अभी हाल ही मेरे सामने एक बात आई कि मेरे अपनी ज़ाती तजर्बा इस पर हुआ कि पानी हम इस्तेमाल कर रहे थे, मिनरल पानी जो हमारे लगा हुआ था, तो वो लोगों में लगा हुआ था, तमाम लोग बीमार पड़ने लगे, सबकी दर्दें, पूरा वजूद टूट रहा है। आप यकीन माना, वो पानी छोड़ा, वो एक ही दिन में सब लोग ठीक हुए। ओहो, पानी की वजह से। ठीक है। जो पानी बेचते हैं ना, तो आप लोग अगर हिम्मत करें, इस कौम पे एहसान करें, तमाम मीडिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं पूरे पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर उन्होंने इस कौम पे एहसान करना है, ज़िंदगी में सब लोगों की सबसे बड़ी नेकी को मानी और जन्नत को मानी है ना, जितने भी यहाँ आपके पास क्या नाम है पानी बेचने वाले हैं, सबका पानी जो है ना, आप जहाँ भी टेस्ट हो सकता है वहाँ से करवा लें। जो आप बता दें जो आपका निकलता है। मैंने एक मिसाल दी, अपनी मिसाल दी। बिल्कुल ठीक। कि ये आलम था कि लोगों का वो चलना मुश्किल, मैं भी परेशान, लोग भी परेशान। वो एक दिन पानी छोड़ा सब लोगों ने, वो सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने शुरू हो गए। बिल्कुल। इतना ज़्यादा पानी से जो वो इतना नहीं, उसमें इतनी खासी खराबी है। बिल्कुल। वो बेच रहे हैं, 100 रुपये की बोतल बेच रहे हैं और 1000 रुपये उसका डिपॉजिट ले रहे हैं बोतल का। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे भी परहेज करने की ज़रूरत है। पानी को क्या आप पानी का नहीं जी, सबसे अच्छा काम ये कि आप घर में पानी उबाल के पिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं इसका तरीका बता देता हूँ। पानी उबालें, उबालने के बाद जब वो नीम गर्म रह जाए, थोड़ी साबुत फिटकी या पिसी हुई एक चुटकी डालें, उसको घुमा लें, घुमा के उसको 4 घंटे रख लें।
सारी गंदगी तय में बैठ जाएगी। उसको आराम सुकून से दूसरे बर्तन में मुंतकिल करें, अपनी बोतल वगैरह रखें, वो पीते रहें, बिल्कुल साफ शफाफ फिल्टर किया हुआ पानी आपको मिलेगा, तमाम जरासीम से पाक, बिल्कुल हल्का फुल्का। जो भी खाएंगे पिएंगे तो आपको सब हजम होगा। ये हमारे पहले ही चलता रहा कि बीच में कुछ हालात की वजह से हमें करना पड़ा, लेकिन अभी दोबारा हम उसी रूटीन पे आ गए जो कुदरती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, अगर हो सके तो सब जितने भी जो है इसके मिनरल वाटर वाले इस चेक करें। सब बुरे नहीं है, नहीं कि सब में खराबी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसने तबाही फैलाई। आपको मिल जाएगा, जब मिल जाए तो उसके बाद फिर आप जो चाहें आप लोग कर सकते हैं उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। ये भी एक फ़र्क है। अच्छा, खैर प्रोग्राम करूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो समझेंगे शायद कि उनके अगेंस्ट वो जा रहा है, लेकिन वो ये इस्तिलाह जो इस्तेमाल करते हैं मिनरल वाटर की, मिनरल वाटर तो खैर नहीं होता, ये फ़िल्टर वाटर होता है। ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है जगह जगह इंस्टॉल कर दिए गए, तो उसमें से पानी फ़िल्टर होकर आ रहा है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ इसमें अभी भी बाकी हैं। फिर दूसरी बात ये कि ये कहा जाता है कि जी लैब टेस्ट करा लें। हमारे यहाँ लोग जहमत नहीं करते टेस्ट करवाने की। अगर वो टेस्ट वाक़तन करवा भी लें तो फिर उनको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं और कितने मसाइल इसकी वजह से। कभी नमकीन आता है, कभी कड़वा आता है, मुख्तलिफ टेस्ट उसका होता है, मुख्तलिफ औकात के अंदर। ये आपसे पूछो भी होता है तो बोला जी कभी कभी झटका लग जाता है। जवाब क्या मिलता है? जी जी ऐसा ही है, कभी कभी झटका लग जाता है। तो ये इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जैसे बताया गया कि इस वक्त बहुत सारे अमराज, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में और शहर कराची जो दुनिया के गलीज़ तरीन और गंदे तरीन इलाके हैं पूरी दुनिया के, यहाँ बीमारियाँ बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे लोगों को वैसे ही एहतियात की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है हाजी साहब। और फिर दूसरा ये कि आजकल अब मलेरिया और डेंगू साथ साथ जो है वो हो रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। एक तो कोरोना वायरस अभी एक नई चीज़ आई है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है वो सर्दियों के मौसम में मलेरिया और डेंगू का जो मसला वो चल रहा था, अब वो दोबारा सर उठा रहा है। इसके बारे में बताएं क्या किया? जी यासर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात तो मुश्किल नहीं। डेंगू भी है या मलेरिया, ये सब काबिल इलाज मर्ज़ हैं। ये अल्लाह ने करे कोई ऐसा नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। खौफ हम लोगों को, सबको, मुझे, आपको, सारे पाकिस्तान को, कुल कायनात को तब हो कि इसका इलाज ना हो। फिर तो हम खौफज़दा हों यार, बनेगा तो क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अभी जो कोरोना शुरू हुआ, दुनिया में पता नहीं क्या क्या लोगों ने क्या क्या पी के अपना को ख़त्म किया। बिल्कुल ठीक है। एक साहब ने बताया कि किसी ने डिटोल पिया, किसी ने कुछ पिया, सब मार के ख़त्म हो, कहानी ख़त्म हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, सब काबिल इलाज मर्ज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, एड्रेस मेरा मौजूद है। मैंने यही कहा कि भी आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ा लूँ कि हम जो अपने कुरान में कहते हैं कोई शख्स दवा खा के ना आए, बिल्कुल ठीक, बुखार की हालत में आए, बुखार उतार के ना आए। बिल्कुल ठीक है, यही बात होती है। ऐसे ही अब माशाल्लाह मेरे पास कैंसर पेशेंट अभी खातून आई, उसको हाथ से पकड़े लेके आ रहे थे, उसकी हालत आज माशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर दौड़ के आती हैं माशाल्लाह। तो कल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बीवी अब क्या हाल है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा भी नहीं था इतनी शिफा मिली। अल्लाह से। तो ये शिफा तो अल्लाह की तरफ से आनी होती है। आप कौन ज़्यादा दीन मोहम्मद हो या यासर हो, हम दोनों की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। देखिए कोरोना की बात है, कोरोना काबिल इलाज मर्ज़ है। आप टीबी को ले लो, काबिल इलाज मर्ज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ शफा रब ने देनी, लेकिन कोशिश तो आप हम कर सकते हैं ना। परहेज़ करना, दुआ खाना तो मरीज़ का काम है, वो आप हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम लोग ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो जो मरीज़ वो करेगा, बाकी जो भी मर्ज़ जितने भी आपने बोला है, चाहे कोई भी मर्ज़ है, चाहे वो कैसा बुखार भी है, लेकिन सब काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है। जी छोटी सी चीज़ आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ, नहीं ज़रूर बात मुकम्मल करें कि यासर आपने कभी सोचा कि मैं मना करता हूँ कि मेरे पास आने वाला बुखार की हालत में आए, मेरे पास आने वाला दर्द की हालत में आए, उसकी बहुत बड़ी लॉजिक है कि वो असल कंडीशन में आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो अपनी असल कंडीशन में आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। और उसी में जब उसका इलाज होता है, जब मेरे पास से जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हंसता मुस्कुराता हो जाता है। और बुखार कितना भी शदीद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो ये होता है कि वो एक ही दफ़ा में बुखार खत्म होता है। कभी कभार होता है कि 3-4 दिन उसको लगता है, आके दम कराता है, बुखार खत्म हो जाता है। ऐसी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। लोग आएँ, इलाज कराएं, आके अपना जो भी हिसाब किताब आप बताएं, भाई ये तकलीफ़ है, हम उसके इलाज करें। कुरान पाक की आयतें देते हैं पढ़ने के लिए, और कुरान पाक की आयतों के साथ साथ जो है ना हम दवाइयाँ देते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शफा देता है। बिल्कुल ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए, नीचे जो दिया गया नंबर स्क्रीन पे जो नीचे आपको नज़र आ रहा है अपनी,
ये बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करने के लिए अगर इस वक्त अगर आप सवाल करना चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और ऊपर जो स्क्रीन के जो नंबर चल रहे हैं ये दीन मोहम्मद साहब के जो है वो ज़ाती नंबर्स हैं। इसके ऊपर अभी भी ये नंबर्स खुले हुए हैं, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर आप अपने मर्ज़ के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर शहर कराची में रहते हैं तो ये आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आके ख़ुद विज़िट कर सकते हैं। सारी डिटेल एड्रेस सब स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आपको बताया भी जा रहा है, बार बार दिखाते हैं। इसका मकसद यही होता है कि आप इसको अपने पास नोट कर लें और आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाले से हमारे पास जो है वो पैगामात मौसूल होते रहते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगामात आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है बीमारियों के हवाले से कि उसका तरीका इलाज क्या हो सकता है और कितना जो है वो इसमें एक सवाल है जिसको अभी मैं आपके सामने रखता हूँ भाई। एक सबसे ज़्यादा एक सवाल ये पूछा जाता है कि जी इसमें टाइम कितना लग सकता है ठीक होने में, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इसके बारे में भी पूछते हैं, लेकिन चलिए लोग बेचारे। इसका जवाब एक ही है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है। आप कोई गारंटी नहीं देते हैं कि जनाब इतने टाइम में ठीक हो जाएगा लोग? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। देखिए मैं छोटी बात बताऊँ, आपने जी बहुत सी प्यारी बात की, लेकिन यासर में छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। ऐसे मरीज आते हैं, आप यकीन में ना, रब मेरा गुआ का मैं ये यकीन नहीं, पता नहीं कल तक जिंदा रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है। इससी भयानक हालत की होगी। जैसे एक बच्ची आई, उसको डेंगू हो गया, उसी हालत से उसके घर वाले भी सब लोग कलमा पढ़ रहे थे और मैं भी परेशान था कि पता नहीं बच्ची कल तक जिंदा रहेगी नहीं रहेगी। अब जो दूसरे दिन तीसरे दिन वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई। और जिसको हम ये समझते हैं यार ये तो एक आध दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा, वो कई महीने ले जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें फैसला नहीं कर सकते। मैं कम से कम मैं फैसला करने के काबिल नहीं हूँ बिल्कुल ठीक कि है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कब शिफा मिलती है, कब रोजी आनी, कब मौत आनी है। बिल्कुल ठीक है। ये सारे फैसले अल्लाह सुब्हाना ताला के पास रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरी आपकी कोशिश है, जो सजू है, दुआ देते हैं, दम करते हैं, कुरान पर क्या देते हैं, ये मेरे आपके बस में है, ये हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कौन सा काम कब होगा ये सवाल बेशक अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इस चीज़ को। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप इस्तकामत के साथ जो है वो इलाज अपना जारी रखें, वरना बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं जी हमें अफाका नहीं हुआ, किसी भी डॉक्टर के पास गए अफाका नहीं हुआ। उसकी शायद वजह मेरी समझ में आती है वो यही है कि हर जगह से लोग इलाज करवाते हैं हफ्ता 10 दिन का, और अगर उनको बेहतरी नज़र नहीं आती तो फिर वो दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं। ऐसा भी होता है कुछ बीमारियों में थोड़ा वक्त लगता है, दरपेश होता है। बहुत ज़्यादा। यह सर आपको सुन के हैरत होगी कि डॉक्टर से कहीं ज़्यादा उनके घर में डॉक्टर होते हैं। वो खुद जो डॉक्टर बन जाते हैं ऐसा ही ऐसा ही वो बड़ा अजाब है। जो खुद डॉक्टर बनते हैं ना, भयानक अजाब है। ऐसा ही। डॉक्टर यासर साहब हैं जी जी। उसने 4 दवाएँ दी, बोला नहीं डॉक्टर साहब ने ज़्यादा दी, इसे 2 खा लो तो छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। ये चारों क्यों दी है? तुम्हारी आपको बीमारी को देख के दिए ना, तुम्हें चारों खानी है। नहीं उसको समझ नहीं, अकल नहीं है, बस यही भी काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें उन्हें बर्बाद से बर्बाद पर कर रही हैं। जो डॉक्टर कहे उसकी सुन लो, कोई और कहता है जहाँ जाती हो उसकी बात सुनो, मानो, उसके बाद आगे चलो। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन यहाँ पर दवाई खाई, 4 दिन दूसरी जगह चले गए, 1 महीने में 6 जगह बदल ली, बोला मुझे शफा नहीं मिल रही। अल्लाह के बंदे तू सब्र इस्तकामत से चंद दिन इलाज कर ले तो उससे बात है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि मैंने बताया था पहले आपसे, मैंने अपना वाक़या शेयर किया था। मैं बच्चे छोड़ने जा रहा था एयरपोर्ट, तो उनको फोतगी में जाना था। जी जी। तो सीढ़ी उतरने लगे तो लाइट चली गई और मैं समझ आगे सीढ़ी है तो मैं गिर गया, तो काफ़ी दूर जाके जी जी लगा मेरे घुटनों में। आपको पता है काफ़ी तकलीफ हो गई थी, कंधे में चोट लगी थी। मुझे बिल्कुल। मेरी बच्ची वो दुबई उसने एक किसी नेट से बहुत बड़े डॉक्टर को उसने निकाला, उसने ये ज़मीन आसमान मिलाया हुआ था। मुझसे बोला कि नहीं आप यहाँ जाना। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, मसला नहीं। उनके पास गया, उन्हें दिखाया, आधा मिनट चेक किया, 4000 फीस दी। आधा मिनट चेक किया, 4000 फीस, 4000 फीस दी, 5000 रुपये एक्स्ट्रा के दवाई मिला के 25-30 हज़ार रुपये हो गई। उफ। वो दवाई खाने के बाद मेरे पाँव सूज गए, मेरा पेट सूज गया, मेरे गुर्दों में तकलीफ और सब। इसको बोला, मैंने कहा मेरे भाई मेरा ये सूरत हाल है, डॉक्टर साहबा इंसाफ नहीं है, तो मुझे ये तकलीफ़ है। आप कहने लगी जी वो आप ये कर लें, मैं कर लिया। मैंने कहा जी मेरा हाल बिगड़ा, मैं चप्पल पहनने के काबिल भी नहीं हूँ। कहनी मेरी दवाई छोड़ दी, फलाने से क्या नाम है, मेरे PSA नंबर लेके फलाने से रब्ता कर लें। किसी रब्ता नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दवाइयाँ बनाई, खाई, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो एक मेरे साथ हुआ, ऐसे तो लाखों लोगों के साथ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल ठीक है। देखें फीस लें, उनका हक है, मेरी फ़ीस नहीं है। मैं फ़ीस लाना चाहूँ तो मुझे हक है, मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी ज़िंदगी में फ़ीस नहीं ली, सिर्फ खिदमत पे लगा हूँ मैं।
बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक दुआ के पैसे के अलावा कोई खर्चा नहीं किसी का भी। बिल्कुल ठीक। लोग आते हैं जिनकी दुआई नहीं है, उसका एक पैसा खर्चा नहीं, आते हैं दम कराते हैं, कुरान पाक के आते हैं, ले जाते हैं, कोई रुपया खर्चा नहीं, आके दिखाते हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं। जो दुआई दी जाती है, जितनी दुआ बनती है इतने ही पैसे लेते हैं कि उस पैसे की आगे दुआई बनानी होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ चारा नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अगर भी कहीं से लाखों करोड़ों अरबों की आमदनी होती ना, अगर दुआ हम सब फ्री कर देते हैं। आज ही मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे बेहिसाब दे, मैं जितनी भी दुआएं दिन रात करीब लोगों को फ्री कर दूँ, लोग आके लेके जाते रहें। बिल्कुल ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। लोग ये सवाल भी करते हैं फ़ीस के हवाले से कि कितनी होगी, क्या होगी, तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है यहाँ पर कि ये जो आपको कंसल्टेशन है या जो आपको बताया जाता है या दम करवाने के, ये पानी जो आपको दम करके दे रहे हैं इसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन जो अद्वियात आपको तजवीज़ की जाती हैं, जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, जो बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से जो है वो जमा की जाती हैं और उनके लिए बड़ी तगोदौ भी करनी पड़ती है। दीन मोहम्मद साहब उसके सिलसिले में ख़ुद भी जो है वो काफ़ी शहर से बाहर जाना पड़ता है और काफ़ी दूर दराज इलाकों से जाकर ये सब वो करते हैं। तो ये सारी मेहनत है और इसके लिए जो है वो चार्जेस जो है वो ज़रूर लिए इसके जाते हैं। अच्छा जी, और फिर दूसरा ये कि ये जो प्रोग्राम के हवाले से कुछ लोगों ने कहा कि प्रोग्राम जो है वो मिस कर गए या देख नहीं सके, तो ये ADM नेचुरल का जो पेज है यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, सारे प्रोग्राम्स इसके ऊपर मौजूद हैं। सारे इसके सवालात के जवाबात जो दिए गए माजी के प्रोग्राम्स में वो सब एक पूरी आर्काइव वहाँ पे मौजूद है, आप वो सारे प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ADM नेचुरल का जो पेज है फेसबुक के ऊपर, वो भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, अद्वियात के हवाले से तमाम चीज़ें भी वहाँ पर हैं डिक्लेयर्ड, आप देख सकते हैं। तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एक्सेस आसान हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। और जो गुड मॉर्निंग कराची का जो हमारा ऑफिशियल जो प्रोग्राम है वो अपलोड हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, कुछ देर बाद ये भी आ जाएगा, अगर आप मिस कर जाएँ तो उसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासर कीवर्ड अगर आप लिखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम आज की तारीख का जो है वो मिल जाएगा और आप ये तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर देख सकते हैं। तो बहरहाल ये आज हमारी कोशिश है कि हम इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करें और कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक हमने यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मज़ीद कुछ मामलात गुफ्तगू करेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ आपकी सेहत के हवाले से, सेहत के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हफ्ते का पहला शो पीर के दिन, आज ये 10 से 11 का जो हमारा सेगमेंट होता है, स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर होते हैं दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब, और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी आपकी सेहत से हवाले, सेहत से मुतालिक। और बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए सोशल मीडिया के ज़रिए, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और बात हो रही थी जैसे भी कोरोना वायरस के हवाले से, तो इसके ऊपर भी बड़ी हमने तफसील से गुफ्तगू की है। यकीनन इसमें एहतियात ज़रूरी है और इलाज से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोरोना वायरस में भी जो मरीज़ मुब्तला हैं उनको भी जो है वो शिफा मिल रही है। और इसी तरह दीगर अमराज में ये गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से भी कुछ देर पहले हमने बात की थी। गर्दन तोड़ बुखार में जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, ये काबिल इलाज है और इसके बाद नुकसानात, क्योंकि इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमेशा, इससे बचा जा सकता है और इसका इलाज हो रहा है, ये ज़रा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, इनसे बचा भी जा सकता है। अगर जिन्हें जो नुकसानात हो चुके हैं वो ठीक हो सकते हैं। जिन लोगों को भी गर्दन तोड़ बुखार से, यानी कि वो पैरालाइज हुए हैं, दिमाग उनका सूख गया या दिमाग डैमेज हुआ, जिस तरह भी हुआ, तो वो चलने फिरने से माजूर हुए, लेकिन वो ठीक हुए हैं और ठीक होते रहेंगे। ये गर्दन तोड़ बुखार से बचने का बेहतरीन तरीका, जो सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना, एक तो खजूर का इस्तेमाल है, दूसरा करेला। ठीक है, जो भी मरीज़ है उसको खजूर कोशिश करें दिन में 3-4 दफ़ा 2-2 खजूर खिलाते रहें, उनके लिए बहुत कुछ बेहतर है। पहला सवाल। दूसरा, करेले का अर्क जो है इनको ज़रूर पिलाएं। दिन में एक दफ़ा कम से कम आधा पाव करेले का अर्क थोड़ा पानी डाल के उसे ग्राइंड करके दुपट्टे से छोड़ के तो उनको पिलाएं। लेकिन करेले को छेड़ना नहीं, ना छीलना, ना बीज निकालना, ये काम नहीं है। जैसा ऐसा धो के उसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके दुपट्टे से छोड़ेंगे तो खाली अर्क बचेगा, तो वो उन्हें पिला दें। करेला पिलाने से एक आध मोशन आ सकता है, लेकिन जो उसकी जो अंदर की कैफियत है, जो जितनी भी तकलीफ़ें उसको पहुंच चुकी हैं वो तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, जो नुकसानात हो चुके हैं नुकसान ख़त्म होंगे। बाकी हमारे पास इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर कोई भी गर्दन तोड़ वाला हमारे पास आया, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को शिफा मिली और ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कोरोना वाले आते हैं ठीक हो जाते हैं, चिकनगुनिया वाले आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, इस तरीके से डेंगू वाले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस बात की गुआ है कि आपके प्रोग्राम में भी इतने लोग आ चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी, जिसका मैं हमेशा कहता हूँ कि
आप बेहतरीन डॉक्टर हैं। ठीक है, नहीं ये हकीकत आपकी है। मोहब्बत है। नहीं हकीकत है, लेकिन- ये जी, डॉक्टर जी। उतना नहीं पढ़ते जितना आप पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये जो आपने बिल्कुल ठीक इसकी निशानदेही भी कर दी कि ये ज़रूरी है कि जो आप इसको समझ लें। गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला जो लोग हैं, केसेस हैं जो काफ़ी अर्से से इलाज करवा रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि ये लाइलाज है, वैसे कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, तो वो रुजू कर सकते हैं। बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जिन बच्चों के साथ ये मसला है, तो वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो है वो दिए गए हैं, ये नंबर दीन मोहम्मद साहब के नंबर्स हैं। ये इस वक्त खुले में एक्टिव नंबर्स हैं, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं इस वक्त भी। और तफसीलात अगर मालूम करना चाहें तो आप इसके ऊपर आपको बताया जा सकता है। बाकी ये कि जैसा भी बात हो रही थी चिकनगुनिया और इस तरह के जो दीगर अमराज है, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ बहुत सारी हैं। और जैसा भी हमने देखा कि कोरोना के हवाले से बात हो रही थी, अब मलेरिया और डेंगू का मसला जो सर उठा रहा है। इससे पहले भी ये सवाल हो चुका और बार बार ये सवाल आता है कि जी बुखार तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जोड़ों का दर्द ख़त्म होते हुए बहुत टाइम लग जाता है। सर ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह की रज़ा बड़ी प्यारी है ना। शिफा तो आनी अल्लाह के पास है। कोशिश आप हम कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा बहुत प्यारी कि अल्लाह सुब्हान ताला सब कुछ शिफा देता है। अल्लाह मेरी लाज रखता है, मेरी इज़्ज़त रखता है, उससे बड़ा कर है। मेरी कोई हैसियत नहीं, 1 टके की भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, अगर वो मेरी लाज रखता है तो उसकी मोहब्बत, उसका प्यार है रब का, नहीं कुछ भी नहीं, हकीकत में बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो पाकिस्तान के बाहर जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये पानी का जो सिलसिला है ये हम तक कैसे पहुँचे, दम किया हुआ पानी है उनको कैसे पहुँचाया जाए। सऊदी अरब से एक भाई थे हमारे, वो पैगाम भेज रहे थे कि ये पानी अगर हमें चाहिए तो हम कैसे हासिल कर उनको सकते हैं। बोलो कि जो भी है, मैं बता देता हूँ कि कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी मुल्क में भी है, वो अपने सामने 2-4 बोतलें पानी रख लें, ठीक है, मुझे फ़ोन कर दें, मैं दम करूँगा तो उसको वही फ़ायदा होगा जब भी मेरे सामने बैठा बंदा फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, एक सवाल। दूसरा, जो हम जो काट करते हैं, जो मश करते हैं, जी जी, कायनात पे कहीं बैठा हुआ बंदा है, मुझे रब पे यकीन है, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह 2 सेकंड 4 सेकंड टाइम काफ़ी होता है। बिल्कुल ठीक है, दुनिया के किसी भी हिस्से में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ौरन शिफा मिलेगी। जैसे मिसाल दूँ कि अमेरिका में एक बच्ची है, तो उस बच्ची को एड़ी में शदीद तकलीफ़ थी। उससे फ़ोन किया, ऐसा मेरी एड़ी में बहुत तकलीफ़ है, और जैसे कि एक्सरे भी हो गए, वो पता नहीं CT स्कैन भी हो गया, क्या क्या जो डॉक्टर ने जितनी लिस्ट थी सारे काम हो गए, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, दवाई भी खा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दम किया तो चंद सेकंड बाद से बताया कि ठीक हूँ, आज तकरीबन 1 साल हो गया, वो दौड़ रही है। माशाल्लाह। देखिए, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि किसको शिफा मिलनी, किसी को नहीं मिलनी, ये मेरे आप की बस की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अल्लाह को पता है। बिल्कुल ठीक। मैंने अर्ज़ की, पहले आपसे भी अर्ज़ की कि जिस मरीज़ को हमें ये यकीन नहीं होता है कि ये पता नहीं कल तक ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो ठीक भी हुआ, ठीक ऐसे नहीं हज़ारों ठीक हुए, वो अपनी ज़िंदगी में मगन है। और जिस पे ये होता है यार कि एक आध दिन में ठीक हुआ, वाले वो पता चला कि कई महीने ले गया। बिल्कुल तो ये सारे राज अल्लाह के पास हैं बिल्कुल ठीक कि है, अल्लाह सुब्हान ताला को पता है कि हमें उसको किसको ठीक करना है, किसको नहीं करना है, किसको रोटी देनी, किसको रोटी नहीं देनी, किसी ज़िंदगी ख़त्म करनी, किसको ज़िंदगी देनी है। बेशक। ये सारे राज सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के पास हैं। बेशक ही उसके इल्म में है और वही जानता है कि सबको कैसे ठीक करना है। अच्छा जी, अब दूसरा ये कि जो गैर मुस्लिम हैं वो अभी ये पैगामात भेज रहे थे, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि उनके लिए क्या इलाज का तरीका है, क्या कुछ और तजवीज़ करते हैं या उसी के ज़रिए आप इलाज करते हैं, क्या सिलसिला है? यासर जज़ाकल्लाह, अच्छी बात की, बहुत प्यारी बात की। देखो, हमारे पास कायनात के हर इंसान का इलाज होता है, मुसलमान का नहीं है। मुसलमान समेत हर किसी का है, बिल्कुल ठीक हर मज़हब का है, मुसलमान समेत कायनात के तमाम मज़हब के लिए। फ़र्क सिर्फ है तो इतना ही है कि वो पानी जहाँ भी वहाँ रख लें, चाहे दुनिया की जिस हिस्से में भी है, जो भी बीमारी है 2, 4, 6 बोतलें रख लें, मैं दम कर देता हूँ। फिर वो दम करने के बाद ठीक है समझ लें, उसके बाद वो पानी पिए भी, जहाँ जहाँ तकलीफ है वो लगाएँ भी, जिसका जो मज़हब भी है। उसके मज़हब में कोई ना कुछ तरीका तो पाक होने का होगा, लाजमी होगा। बिल्कुल ठीक है, वो अपने मज़हब के मुताबिक अपने आप को साफ़ करके पाक करके तो पानी पिए भी और छींटे मारते भी रहें। ठीक है, ये तो हो गया गैर मुस्लिम का। लेकिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो बावुज़ू होने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक पढ़े, जहाँ जहाँ तकलीफ हो पानी के छींटे मारे, पानी पिए। वो तमाम लोगों के लिए ये है कि जितना पानी कम होता है इतना उसमें डालते रहो। ठीक है, फिर ये पानी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, जैसे पूरे ख़ानदान के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये ना देखें बच्चा जवान है, बूढ़ा है, जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ें, छींटे मारें, आपको इंशाल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। जब 2 सेकंड में जवाब आ जाता है तो सुभान अल्लाह की करम नवाज़ी है। मैं बोलता हूँ कायनात मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किस दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग हैं, वो लोग अपने सामने पानी भर के रखें, मुझे फ़ोन कर दें, फ़ोन करने के बाद जो है मैं दम कर दूँ, वो इस्तेमाल करें, और मुझे आधे घंटे 20 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन बता देंगे उन्हें पहले अब में क्या फ़र्क है। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है
लेकिन एक दावा 100% नहीं, 1,00,000% है कि फ़ैसला अख्तियार अल्लाह के पास है। शफा रब ने देनी है, हमने कोशिश करनी है, कोशिश आगे मेरी हैसियत नहीं, ये मेरा दावा पक्का है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे वज़ाइफ वगैरह के हवाले से आपने जैसे बताया था, कुछ बहुत ही पेचीदा मामलात होते हैं जो एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे भी वज़ाइफ होते हैं जिसमें नमाज की पाबंदी शर्त है, बल्कि ज़्यादातर उसमें मामलात में यही होता है। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि लोग बहुत सारे से गुरेज करते हैं, होना तो नहीं चाहिए लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? लोग ये पूछते हैं कि इसका भी कोई दूसरा रास्ता है, ये ज़रा बताइए। हर चीज़ का हल मौजूद है, ठीक है, अगर वो हल करना चाहे। ठीक है। रोटी पकी हुई रखी ना, वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी हुई है और मेरा पेट नहीं भर रहा, तो जब तक वो रोटी तो पकी हुई है वो खाएगा नहीं, पेट में जाएगी नहीं, पेट नहीं भरेगी। बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आम आदमी को पढ़ने में आसानी है, उनको कुरान पाक की आयतें सूरतें देते हैं, लेकिन किसी को पढ़ने में मुश्किल होती है, या उसकी मसरूफियत ऐसी है, या उसकी नौकरी ऐसी है, या उसके हालात ऐसे हैं कि ज़्यादा नहीं कर सकता, उसको मुख्तसर अल्फाज दिए जाते हैं, 2, 3, 4 अल्फाज आसान है। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे है कि वो बच्चे को भी 4 साल के बच्चे को सिखाओगे ना तो वो 2 मिनट में सीख जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो वो पढ़ता रहेगा। तो इस तरह तो आप ही मेरी उम्र के या क्या नाम है लोगों को मुश्किल नहीं है। कुरान पाक की चलो सूरतें किसी को अगर ज़्यादा लग रही हैं वो बात समझ में आती है, लेकिन अल्लाह के नाम 2-4 अगर उनको पढ़ दे दी जाए अल्लाह के नाम, तो वो कोई मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कर उससे सकते हैं। शफा मिलती है, रिज़्क़ मिलता है, सारे मामला होता है, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हिफाजत होती है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ ज़रूर। कि तमाम लोगों के लिए मैं कहता हूँ, जी आपने पहले भी मुझे बात कही थी, मैं इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। या सलामो या हाफिज़ो, ये आम लोग, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे नज़ला ज़ुकाम बुखार है, या गर्दन तोड़ बुखार है, या कोई भी बीमारी है, या कैंसर है, दुनिया की कोई भी बीमारी, उसमें ये पढ़ें या सलामो या फिज़ो, कसरत से पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पीते रहें। बिल्कुल ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम है सूरह रहमान की ये आयत है, फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको भी कसरत से पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सबके पढ़ के दुआ मांगे, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आना शुरू, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपको ये शक है यार कि मुझ पे, जैसे अमूमन होता है कि वहम के बीमारी में भी होता है और किसी भी हकीकत में होती है, 99% वहम होता है, 1% हकीकत होती है कि जादू किया, बंदिश की, टोने किया, फलाना किया, या जब्बारो या कहारो, इसको कसरत से पढ़ के दुआ मांगे, नाम किसी ना लें। अल्लाह ताला अगर मुझ पर कुछ किया हुआ तो ख़त्म हो जाए, जिसने मुझ पर किया तो अल्लाह ताला और उसको हदायत दे, अगर हदायत नहीं मिल रही तो हमारे मज़हब के मुताबिक ये उसको वापस दे दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। उसे वापस पलट दिया जाए, दे दिया जाए। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कहीं भी नहीं है। आप देखिए इसमें कोई इतना लंबा वक्त नहीं, या जब हर दिन में चाहे तो बंदा 1000 दफ़ा पढ़ सकता बिल्कुल ठीक है। है, या सलामो या फीज़ो दिन में हज़ारों दफ़ा पढ़ सकता पढ़ है। सकता है, बिल्कुल ठीक है। फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान दिन में हज़ारों दफ़ा पढ़ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये वो चीज़ें हैं हमारे मज़हब ने, अल्लाह ने इस मज़हब के ज़रिए जो हमें आपको अपनी चाहत, अपना प्यार दिया ना, इसका कोई जवाब नहीं, कोई इसका भी नहीं। अल्लाह देखें यासर, मैं छोटी सी बात बताऊँगा, अगर आपके ये कोट अगर आपको पसंद है, मैं बोलूँ यासर मुझे दे, तो बोलेगा मैं नहीं दूँगा, तो मुझसे बोलता कपड़े, तो मैं बोलूँ क्यों दूँगा, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन उस प्यारे रब की क्या बात है, जिसने महबूब बनाया अपने लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहना है, उसकी खातिर दुनिया बना दी। दुनिया बनाने के बाद जब दुनिया बन गई तो अपना महबूब दुनिया वालों को दे दिया, लो मेरे महबूब को आप भी प्यार करो, मैं भी प्यार करता हूँ, बहुत खूबसूरत। मैं दुरूशी भेजता हूँ, आप भी दुरूशी भेजो। ए मुसलमानों, ए दुनिया के मुसलमानों, रोज़ाना कम अज़ कम 100 दफ़ा दुरूशी तो पढ़ के उस नबी को उनके नाम पे भेज दो, फरिश्ते ले जाएंगे, और रोज़े महशर हम उन लोगों में खड़े होंगे जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा करीब पाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह सुब्हाना की ताला की मैं शान बयान कर रहा हूँ कि आप उस अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत को देखो, कितनी अजीम तरीन मोहब्बत है कि अपना महबूब अपने पास ही नहीं रखा, वो अपनी क्या नाम है मखलूक को जो है वो तोहफे में दे दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और खुद देखें, अल्लाह रोज़ा नहीं रखता है, कुरान नहीं पढ़ता, कुछ और काम नहीं करता, लेकिन दुरूशी पढ़ता है। दुरूशी पढ़ के तो अपने महबूब को भेजता है कि मैं तुम्हारे लिए भेजे। बहुत खूब है। तो ये जी हमारी गुफ्तगू है, और हमारी कोशिश ये है कि बीमारियों के हवाले से आपके जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं वो प्रोग्राम में शामिल करें, और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला जो लोग हैं वो पैगामात भेजते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर गुफ्तगू करें। अच्छा जी, अब सबसे ज़्यादा जो पैगामात आए गुज़िश्ता हफ्ते वो थे ज़ियादतीस के हवाले से। लोग जो है वो इसमें एक तो परहेज़ रखना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर ये थोड़ी सी जो बदहतियाती है, जो थोड़ी सी
वो हर जगह हो रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कोई इसका नुस्खा है तो ये भी बता दें। देखिए वो कहते हैं जी यासर, शुगर बहुत बड़ी भी है, बदइख्तियाती का कोई इलाज नहीं है, कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। लाजमी बात है। आपने क्या नाम है, अच्छा, वो कहते हैं जी पूरे हफ्ते हमने परहेज़ किया, एक दिन अगर परहेज़ छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है? इसका जवाब दीजिए ज़रा। इसमें वही होता है जो वो भुगत रहे होते हैं, इसमें वही होता है जो वो भुगत रहे होते होता हैं। है। देखें, शुगर पेशेंट के लिए दो चीज़ें मैं ख़ास तौर पर बता दूं कि उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। एक तो काली ज़ीरी आम मिलती है, ठीक है। तो रात को सोने से पहले चाय का आधा चमचा या पाव चमचा मुँह में डालें, पानी पी लें। और करेले का इस्तेमाल ज़्यादा करें, करेले का। और एक ख़ास नुस्खा है, करेला और लौकी दोनों एक साथ पका के खाई जाए तो शुगर तकरीबन 50-60% तक वो नीचे आना शुरू हो जाती है। वाह, लेकिन एक दिन नहीं, कसरत से, मेरे को ठीक है। कसरत से, ठीक है। और साथ ये भी अमल करें, अगर उनको ये मुश्किल नहीं है, उनका अगर आसानी हो तो बड़ी हाड़ मिलती आम मिलती है, बड़ी हाड़ का पाउडर ले लें। और पाउडर लेके तो सुबह निहार मुँह चाय का पाव चमचा बड़ी हाड़ मुँह में डालें और सादा पानी पी लें। उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं। मेरे को ठीक है। ठीक है ना। जब इस तरह लेके आएंगे तो आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ आपके वजूद में ताकत पैदा होगी और आप सुखी ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखें, ब्लड प्रेशर की दवाई खाने वालों के का वही हशर है जो शुगर की दवाई खाने वालों का। यानी कि मैंने जो कुछ मेरे पास लोग आए हैं तो उनकी जो कमज़ोरी मैंने देखी दोनों की तकरीबन करीब करीब ही है। बिल्कुल ठीक है। जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर है तो उसका वही हाल है। जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है, उसका भी वही हाल है। बिल्कुल ठीक। तो जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। और शुगर वाले कभी कभी ये भी चेक कर लें कि शुगर कम हो तो वो खजूर खा लिया करें। बिल्कुल ठीक अगर है। शुगर कम हो तो बिल्कुल ठीक खजूर है। खा लें। बजाय आप चीनी के, गुड़ की तरफ आते हैं और फिर इतना खाते हैं कि पूरे महीने की कसरत एक दिन में पूरा कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो उससे बेहतर ये है कि आप खजूर इस्तेमाल कर लेंगे। जब खजूर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है, ताकत आती है और आपकी जो शुगर कम होती है वो फ़ौरन रिकवर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल किसी ने मुझे दी है, मैं अगर आज तो मैं ज़रूर कहना ज़रूर चाहूँ। करें। बिल्कुल। 5 साल की बच्ची को 700 शुगर थी। अल्लाह। वो कहीं लेके गए तो जाके उन्होंने उसको दवाइयाँ दी, नहीं हुई, उन्होंने और दवाई दी, नहीं हुई, उन्होंने हाई डोज दे दी और बच्ची की शुगर नहीं होगी, कोमा में चली गई। कोमा में चली गई, उसके बाद जो है ना मुश्किल से होश में आई, सब कुछ हो गया, बेहतरी भी हो गई। अब वो उसके बाद वो लोग मेरे पास आए नहीं, उनको जो कुछ मैंने बताना था बता दिया, लेकिन उन्होंने संभल के बच्ची बेहतर हो रही है माशाल्लाह। लेकिन दोबारा वो कई महीने से आए नहीं। लेकिन उनको बुरा ये हुआ कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्ची की हिस्ट्री चली गई। अब वो कभी उसको ज़रूरत पड़ती भी थी तो वहाँ जाए तो उसको लेते नहीं थे, बोला JPMC लेके जाओ, जिला अस्पताल लेके जाओ। तो मेरी इल्तिजा ये है कि देखो जो भी डॉक्टर है वो अपनी ज़ात से अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कहता वो बुरा कर रहा है, बिल्कुल कतन हमारा ये सवाल नहीं है। वो एक अच्छा काम कर रहा है, इंसान की ज़िंदगी बचा रहा है। लेकिन ये कतन सोच के छोड़ के ये घर वाले क्या बोलेंगे। आप अल्लाह के सामने सुरखरू हो, हम भी बैठते हैं, हम भी लोगों देखते हैं, तो ऐसे ऐसे अंजाम देखें जो देखें तो अफसोस होता है। मैं एक अफसोस आपसे शेयर करूँगा अगर मुझे इजाज़त ज़रूर दें। ज़रूर। कई साल पहले एक जवान लड़के को लेके आए, बड़ा प्यारा खूबसूरत जवान, तो उसके भाई लेके आए, भाई देखें ये ठीक था, इसने MBA किया है, MBA करने के बाद जो है ना इसकी ये कैफियत अचानक हो गई। लेकिन अब इसका ये हाल है कि अपने आप को संभालने के काबिल नहीं है और ज़हनी तौर पे ये सब कुछ भूल चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो दुआ करें इस काबिल हो जाए कि जिसमें ये अपने आप को संभाल सके। कब तक हम लोग देखेंगे, कब तक लोगों को देखेंगे, तो ठीक है। जब उनको उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो अपने ठीक ठाक हो गए, 5-6-8 महीने में सेट हो गया, उसको सारा माजी याद आ गया। मेरा बाप तो इतना बड़ा अमीर आदमी था, मेरे बाप की इतनी मिलती, इतनी इंडस्ट्री थी और बैंकों में अरबों रुपए थे। वो भाइयों से बोला, भैया तो ये बताओ कि ये मेरे बाप कितना माल था, उसमें मेरा ऐसा कितना है इसमें। उन्हें बोला, बेटा तुम 4-5 करोड़ ले लो, 4-5 करोड़ ले लो। वो छोड़ो, उसने बोला नहीं। होश में आने के बाद वो उसने गया कोर्ट में, सारे भाइयों को बहनों को बुलाया, कोर्ट बुलाया। कोर्ट में बुलाने के बाद ठीक, सारा कुछ वसूल हो गया। ठीक है। चलें जी, अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें हम एक वो मश्क दोहराएंगे, एक दुआ है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। जिसके भी जो शख्स प्रोग्राम देख रहा है, अगर किसी में मुब्तला है या तकलीफ़ में अगर है,
तो वो उस जगह मुतासरा जगह पर हाथ रख सकता है, और जैसे बताया जाएगा दौरान दुआ कि आपने हाथ हटाकर दोबारा से उसी जगह वापस रखना है, तो आप इनके साथ साथ दोहराते जाएं और फिर इंशाल्लाह जो है इससे आपको ज़रूर अफाका होगा। तो ये सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं जी। बस मैं चंद सेकंड की बात पूरी कर लूँ। ज़रूर ज़रूर। उनके भाइयों ने आके मेरे पे चढ़ाई कर दी, ये आपने इलाज क्यों किया इसका? मैंने कहा मैं घर से उठा के ले आया था क्या? तो ये भी ज़िंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की दर तकलीफ बीमारी जंजात मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो जाए, सारी कायनात का हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। जादू करने कराने वाले मर जाएँ, उनके दिल में फट जाए, जादू मुकलात जिन्नात का मामला सब ख़त्म हो जाए, सबको शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। सबकी रोज़ी को शादा हो, सबके शादी ब्याह के मामले हल हो जाए, दुनिया की जितने मामले जितने मसले वो हल हो जाए, सबको शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। सबकी तकलीफ बीमारी ख़त्म हो, शिफा मिले, छोड़ के दोबारा पकड़ो, आमीन। सारी तकलीफ बीमारी ख़त्म हो, सारी मुश्किलें ख़त्म हो, सारे मामले हल हो, पाकिस्तान की सलामती हो, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का अंदरूनी बनी दुश्मन ख़त्म हो जाए और हम नशेली ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। सभी तकलीफ बीमारी ख़त्म हो, दुश्मन पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, आपके हमारे सारे मुखालिफ दुश्मन ख़त्म हो, जादू करने कराने वाले मर जाएँ, उनके दिल में फट जाएँ, जिन्नात मुगलत से काम लेने वाले मर जाएँ, उनके दिल में ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। सभी तकलीफ बीमारी ख़त्म हो, शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। सबको शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो, सारी कायनात इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, पाकिस्तान का अंदरूनी बनी दुश्मन ख़त्म हो जाए, हम नशेली ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी। तो ये आज हमारा प्रोग्राम था जी, और इसमें हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ अमराज के हवाले से गुफ्तगू कर सकें, और आपके पैगामात जो सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हो रहे थे। लाइव कॉल्स का सिलसिला आज जो है वो नहीं कंटिन्यू हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।